फ्रैंकनस्टीन या फिर मॉडर्न प्रोमीथियस बाय मैरी शेले है। तो बहुत ही परफेक्ट राइटिंग है। इस राइटिंग के बारे में आपने भी सुना ही होगा। सबसे पहली अगर मैं राइटिंग बोलूँ, साइंटिफिक राइटिंग, एक आउटस्टैंडिंग राइटिंग, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का परफेक्ट एग्जांपल। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही नहीं, इसके साथ साथ मशीन लर्निंग जैसे कंसेप्ट को, जब वो इसमें जो मॉन्स्टर दिखाया गया, जब एक फीमेल मॉन्स्टर को विक्टर फ्रैंकनस्टीन से इस पूरे नॉवेल का, यानी एक ऐसा साइंटिस्ट, एक ऐसा क्रिएटर जिसने एक मॉन्स्टर को क्रिएट किया है, तो वहीं से फ्रैंकनस्टीन जो है ये हेडिंग डाला गया है। यानी इस पूरे बुक का जो टाइटल है वो सेंट्रल कैरेक्टर यानी विक्टर फ्रैंकनस्टीन, जिसने कि एक क्रिएशन की है और एक मॉन्स्टर को डिज़ाइन किया है। तो यहाँ पे मैं बता रहा था आपको किस तरह से मशीन लर्निंग जैसे कंसेप्ट को दिखाया गया है इसमें। मशीन लर्निंग कंसेप्ट को कैसे, जो इसमें मॉन्स्टर है, एक मॉन्स्टर, जिस मॉन्स्टर को विक्टर फ्रैंकनस्टीन ने बनाया, और यही फ्रैंकनस्टीन एक फीमेल मॉन्स्टर को बना रहा है। तो वो जो मॉन्स्टर है वो फीमेल मॉन्स्टर को देख के कहीं ना कहीं अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। ये सब तो मशीन लर्निंग जैसे कंसेप्ट को भी देखने को मिलता है। और डीप लर्निंग जो कि हाल फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा चल रही है, इस तरह के डीप लर्निंग, ठीक है, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, इस तरह की चीज़ जो है हमें फ्रैंकनस्टीन में साफ देखने को मिलती है। वैसे 1818 में पब्लिश की गई थी। लॉर्ड बायरन ने एक टारगेट दिया था लिखने के लिए, तब मैरी शेले ने इस बेहतरीन राइटिंग को कंपोज किया। एक साइंस और टेक का बहुत परफेक्ट राइटिंग विद फिलोसफिकल ग्राउंड। मैरी शेले जानते ही होगे आप, यानी मैरी शेले द वाइफ ऑफ पीबी शेले, पर्सी बर्सी शेले, यंगर रोमांटिक है ना, उनकी वाइफ मैरी शेले। और मैरी शेले जो है वो किसकी बेटी थी ये भी पता ही होगा वैसे, गॉडविन, विलियम गॉडविन, फेमस फिलोसोफर। और दूसरी तरफ मैरी वुllstonecraft, एक फेमस फेमिनिस्ट जिनका वर्क आपने पढ़ा होगा, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, है ना। तो ये फेमस वर्क है। तो गॉडविन और वुllstonecraft, इनकी बेटी मैरी शेले। तो फ्रैंकनस्टीन को डिस्कस करने वाले हैं हम। बहुत ही बेहतरीन राइटिंग है और रेलेवेंट राइटिंग है, आज की मॉडर्न डेट की राइटिंग है। फिलॉसफी, साइंस, टेक और गॉथिक सब ने आपस में हाथ मिला रखा, और सबकी राइटिंग इतनी परफेक्ट है कि आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, याद रखना फ्रैंकनस्टीन जो है हमें टाइटल में दिख रहा है विक्टर फ्रैंकनस्टीन से लिया गया है। और जो मॉन्स्टर है वो तो कहानी में मॉन्स्टर के नाम से घूम ही रहा होगा, और जो फीमेल मॉन्स्टर है वो भी आपको मिलेगी, और बाकी जो कैरेक्टर्स हैं वो धीरे धीरे करके आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ आ जाएगा। द जेनेसिस ऑफ द राइटिंग, यानी बैकग्राउंड समझने वाले हैं। देखो बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है, एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट है, इस तरह से इंस्पायर करा। आप ये भी हम बोल सकते हैं कि ऐसी कंडीशन क्रिएट हुई जिस वजह से इतनी फैंटास्टिक राइटिंग सामने आई। तो जेनेसिस हम ये देखते हैं 1816। देखो 1816 को ऐसा भी बोला जाता है द ईयर विदाउट समर। ठीक है, द ईयर विदाउट समर बोलते हैं हम। अब ऐसा क्यों बोलते हैं द ईयर विदाउट समर? वॉल्केनिक एरप्शन हुआ था। अब ये वॉल्केनिक एरप्शन क्या है, जैसे कि इंडोनेशिया में एक वॉल्केनो जिसका नाम है, जो अब तक का सबसे बड़ा जो इरप्शन हुआ है पूरे हिस्ट्री में, वो है तंबोरा। ठीक है, तंबोरा वोल्केनो जो इरप्ट हुआ था कहाँ पे, इंडोनेशिया में। और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो पार्टिकल्स निकल के आए, जो सूट पार्टिकल्स निकल के आए और अनबर्न पार्टिकल्स, उन्होंने ऊपर पूरा एक लेयर फॉर्म कर लिया, जिस वजह से सन की रेडिएशन जो है वो धरती तक नहीं पहुंची। तो अगर सन की रेडिएशन धरती तक नहीं पहुंच रही तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक तरह से इंफ्रारेड रेस को ट्रैप नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो आपको पता है जब गर्मी होगी नहीं, तो जब गर्मी होगी नहीं तो यानी पूरा जो साल था वो ऐसे ही निकल गया, किसमें, ठंड में। तो इसीलिए से बोला जाता था ईयर विदाउट ए समर। तो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट है इस एज का, और इस ये एज सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हिस्ट्री में उठा के देखो द 1816 में तंबोरा डालोगे सब कुछ आ जाएगा। अब जब जो क्लाइमेट है हमने देखा कि वो एकदम से सडन चेंज हो गया इस तरह की वजह से, तो जो भी वहाँ पे जो फसल वसल थी वो सब हो नहीं पाई। तो फार्मर दे ईट ग्रास एंड दे कुक द फ्लैश ऑफ माइस, यानी चूहे हुए खा के सर्वाइव करना पड़ा। तो ये सीन स्विट्ज़रलैंड का है, हम जिसकी बात कर रहे हैं स्विट्ज़रलैंड का सीन है। तो वहीं पे कहीं ना कहीं इस राइटिंग को जन्म दिया गया था, इस तरह की राइटिंग आई थी। अब ये गॉथिक टेस्ट की राइटिंग है। गॉथिक मीन्स हॉरर एंड रोमांस। ठीक है, तो हॉरर एंड रोमांस का मिक्स है इस राइटिंग में। पर आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरह से इंडोनेशिया में तंबोरा जो है वो वोल्केनिक इरप्शन की वजह से एक पूरा क्लाउड फॉर्म हो गया था, और जिस वजह से सनलाइट नहीं आ पाई, तो समर जो है वो आ ही नहीं पाया। ठीक है, तो पूरे हमने देखा कि पूरे उस साल में 1817 1818 में ऐसा टाइम था कि समर जो है उस समय हुआ ही नहीं।
तो इस ये जो 1 से 2 साल निकले बहुत ही इसमें हालत ख़राब हो गई थी और जिसमें कि जैसे कि क्रॉप फेलियर ऐसे-ऐसे कंडीशन यार सिंपल सी बात है अगर ऊपर से अगर क्लाइमेट में अगर मतलब सूरज की रोशनी नहीं आ रही तो ना फोटोसिंथेसिस होगी ना इस तरह की कोई चीज़ हो पाएगी तो जो वेजिटेशन और प्लांटेशन है वो सारा फेलियर हो जाएगा इस वजह से इन्फ्लेशन आएगा वो मैक्सिमम डेथ होगा और फिर लोग जो है वो ऐसी चूहे वूहे ये सब खाएंगे और क्या खाएंगे 1818 में फिर स्टेबलाइज हुआ सारा कुछ और दोबारा से फिर वो जो क्लाउड्स थे वो छटने लग गए फिर सूरज की रोशनी वापस नीचे आने लगी तो इस तरह की कंडीशन था तो ये इस टाइम पे लिखी गई थी और इसी का इम्पैक्ट हम देखेंगे किस तरह से ये जो ये जो चीज़ है किस तरह से कनेक्टेड है अबाउट द फ्रैंकेनस्टीन और उसके कि भाई क्या ऐसा हुआ था द रूट कॉज ऑफ अगेन द नॉवल फ्रैंकेनस्टीन का स्लाइड में भी बेसिकली हुआ था उस वजह से ही वो एक तो 1812 है जो कि सही नहीं है 1815 के अराउंड था ये और उसकी वजह से जो ये देखो ये भी वही है कि आइलैंड ऑफ द सिम्बाब्वे अगेन द इंडोनेशिया और 1815 ठीक है 1815 में जो एक्सप्लोड हुआ था इससे पहले जो ये वोल्केनो है वो डॉर्मेंट फेज पे था फिर एकदम से एक्टिव हो गया जिस वजह से ये पूरा क्लाउड जो है वो बन गया था अब इसमें जो मेन था जिस तरीके हम कहते हैं ईयर विदाउट समर अब इसकी जो मेन वजह क्या थी देखो फाइनली लॉर्ड बायरन आप जानते होंगे रोमांटिक राइटिंग में लॉर्ड बायरन का कितना नाम है अर्ली रोमांटिक कहते हैं इन्हें 18th सेंचुरी में बायरन को सब जानते होंगे अगर आपके सिलेबस में हो तो ठीक है वैसे क्या रोमांटिक पोइट थे ठीक है लॉर्ड बायरन तो बायरन ने चैलेंज किया था उस समय पे तो ये पीबी शैले मैरी शैले ठीक है और इसके साथ पीबी शैले मैरी शैले यानी पीबी शैले की जो वाइफ है वो कौन थी मैरी शैले और लॉर्ड बायरन ने बुलाया था तो बायरन ने चैलेंज किया था उस टाइम पे तो देखो नॉर्मल सी बात ये है कि इंग्लैंड में क्रॉप फेलियर चल रहा था और फाइनली जो है कुछ प्रोडक्टिव काम हो नहीं रहा था तो इसी वजह से लॉर्ड बायरन जो है एक वो फाइनली वो अपने उसमें बुलाते हैं घर पे भाई और वो चैलेंज करते हैं कि कौन सबसे जो है बढ़िया और एक यूनिक राइटिंग लिखेगा तो वहाँ पे चैलेंज किया गया था और उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था किसने अगेन हमारे पास जो है मैरी शैले ने वैसे तो सबने ही लिखना शुरू करा था और ये वजह थी कि जो हम बोल सकते हैं कि हाँ दिस इज अगेन द जेनेसिस ऑफ फ्रैंकेनस्टीन तो फ्रैंकेनस्टीन यहाँ से लिखी गई थी ये जो चैलेंज था इस चैलेंज का एक तरह से हम कह सकते हैं रिप्लाई दैट वन इज द फ्रैंकेनस्टीन तो फ्रैंकेनस्टीन जो टेक्स्ट था वो इस समय एक्सपेरिमेंट किया गया था द क्रिएटर एंड द क्रिएशन दोनों को इस तरह से मिक्स किया गया कि फाइनली एंड में जो है जब ये वर्क लिख दिया गया 1818 में पब्लिश हुआ तब पता चला कि ठीक है इस तरह की राइटिंग को जब फाइनली मैरी शेले ने खुद देखा तब उन्हें पता चला ये तो प्रोमीथियस अनबाउंड राइटिंग है यानी प्रोमीथियस एक हिस्टोरिकल हमारे पास फिगर है मैं बताऊंगा आपको लास्ट में या बीच में बता दूंगा कि कौन है प्रोमीथियस उससे रिलेटेड और प्रोमीथियस अनबाउंड बोला फिर फाइनली इसे जो लॉर्ड बायरन है लॉर्ड बायरन ने बोला कि द मॉडर्न प्रोमीथियस ठीक है ये कुछ कुछ बातें हैं छोटा सा जो कि एक बैकग्राउंड है जिस वजह से हम इस नावल को काफ़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं और मैंने बोला कि डीप लर्निंग मैकेनिज्म में काफ़ी रिलेटिव राइटिंग है मॉडर्न राइटिंग है फिर ये फाइनली डेटा है जैसे कि देखो आउट ऑफ द 12 होना चाहिए कि किस तरह का वॉल्केनिक इरप्शन देखा गया था द 12,000 में से जो तोम्बोरो में हुआ था अराउंड द 26 इंडिविजुअल सर्वाइव सिर्फ 26 सर्वाइव हो गए बाकी सब कुछ ख़त्म हो गया तो इस तरह का कैटास्ट्रॉफिक इम्पैक्ट था और मैसिव जो है वॉल्केनिक इरप्शन जो है इस समय देखा गया था तो यहाँ पे हमारे पास ब्रीफ बायोग्राफी है तो ये वाला जो ये स्लाइड जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है देखो क्या क्या बात आपको जो है वो ध्यान रखनी है फर्स्ट थिंग जो मैरी शैले है मैरी शैले वो बहुत बड़े फिलोसफर यानी विलियम गॉडविन एक तरफ विलियम गॉडविन ये तो हर एक को नॉर्मली पता होता है जो ब्राइट स्टूडेंट होते हैं तो विलियम गॉडविन यानी फिलोसफर विलियम गॉडविन और फिर दूसरी तरफ जो हमारे पास है यानी राइटर द फेमस राइटर अगर आपको पता हो मैरी वुllstonecraft जिन्होंने एक फेमिनिस्ट वर्क लिखा था द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन जब भी आप फेमिनिस्ट राइटिंग पढ़ते हैं तो आपकी स्टार्टिंग जो है वो मैरी वुllstonecraft से होती है फिर वर्जीनिया वुल्फ का भी आप पढ़ते हो रूम ऑफ वन सॉन तो इस तरह की जो फेमस राइटिंग है तो हमें ये देखना है कि मैरी शैले यानी एक ऐसे फैमिली से थी जिसमें कि जो फादर हैं वो फिलोसफर विलियम गॉडविन और साथ ही साथ जो मदर है एक राइटर और वो भी फेमिनिस्ट स्टॉन्च राइटर इतनी परफेक्ट राइटर थी ये विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन अगर आपने कभी पढ़ा होगा टाइम में तो पढ़ के देखना
तो दोनों ही यानी बहुत ही एक लिटरेट फैमिली से बिलोंग करती थी। शैली की जो मदर है यानी मैरी शैली की जो मदर है, वो जब मैरी शैली का जन्म हो रहा था उसी समय उनकी डेथ हो गई थी। तो एट द एज ऑफ 18 जो मैरी शैली है वो उसने भाग के शादी करी किससे, पीबी शैली से। और ये बात भी पता होगी जैसे नॉर्मली कि पीबी शैली जो है अगेन वो स्टूडेंट थे किसके, विलियम गॉडविन के। तो विलियम गॉडविन ने जब ये दोनों भाग गए थे तो विलियम गॉडविन ने सिंपल, जब विलियम गॉडविन को पता चला कि उसकी बेटी के साथ यानी उसका जो स्टूडेंट है भाग गया, तो पीबी शैली को विलियम गॉडविन ने बोला कि अगर ये मुझे ही बता देते तो मैं ही नहीं करवा देता ये। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ कहानी है, पर अगेन इस तरह की कहानी वैसे कर लेना, पर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती ये सब चीज़। पर वैसे भी आप पीछे से मतलब थोड़ा बहुत ये सब पता हो तो इम्पैक्ट सही रहता है और याद रहती है चीज़ें। इसके बाद हमारे पास है कि दैट शी मैरिड इन 1816, ये पता होना चाहिए कि 1816 में शादी हुई थी। अब ये सब क्यों ज़रूरी है जब हम इस वर्क को पढ़ रहे हैं फ्रैंकेनस्टीन को। देखो यहाँ पे जो कंडीशन है जिस वजह से ये राइटिंग लिखी गई, एक तो मैंने बताया था ज्योग्राफिकल कंडीशन जिसमें कि वॉल्केनिक इरप्शन देखा गया, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो फैमिलियल इशू इस तरीके से थे कि इस तरह की राइटिंग जो है वो मैरी शेली ने लिखा। अब उसमें फैमिलियल कंडीशन कैसी थी कि जैसे ही जो बर्थ होता है यानी मैरी शेली का, तो मदर की डेथ हो जाती है। उसके बाद यही सेम सीन जो है अगेन मैरी शेली के साथ होता है, जब मैरी शेली के 4 बच्चों की डेथ हो जाती है, यानी प्रेगनेंसी 4 जो है वह अबॉर्ट हो जाती है। उसके बाद जो 5वां बच्चा है वो सर्वाइव होता है। तो ऐसे कंडीशन में, और उसके बाद हस्बैंड की भी डेथ हो जाती है, बिल्कुल सही है। जैसे कि पीबी शैले है, जो पीबी शैले की फाइनली डेथ हो जाती है इन 1822, यानी 1816 में शादी, और इसके बाद यानी 6 साल के बाद जो है पीबी शैले की डेथ, यानी हस्बैंड की डेथ होगी। और फिर यही सारी कंडीशन जो थी, इसी सब कंडीशन में इस तरह का एक ग्रेट मॉन्स्टर यानी फ्रैंकेनस्टीन को डिज़ाइन किया। फ्रैंकेनस्टीन को 1818 में लिखा गया। और यहाँ पे कंडीशन ये देखना है आपको, यह कि ये जो फेमिनिस्ट राइटर है अगेन हमारे पास जो है सिलेबस में, मैरी शेले, तो ये अकेली ऐसी जो स्टार्टिंग में अगर हम देखते हैं ऐसी राइटर है जिसने शुरुआत करी, जिसने अपनी पूरी लाइफ को और जो सेल्फ डिपेंडेंसी का फैक्टर देखा जाता है थ्रू राइटिंग, लिख के पैसे कमाए थे। तो ये राइटिंग ऐसा वो नहीं था कि शौक है या इस तरह से लिख रहे नहीं, अपने पूरे उसको यानी अपनी पूरी लाइफ को और अपने आप को जिस तरह से सेल्फ सस्टेन किया, और सेल्फ डिपेंडेंसी का जो फैक्टर है थ्रू राइटिंग, वो हमें पहली बारी जो है मैरी शेली देखने को मिलती है। ठीक है, तो एक तो फ्रैंकेनस्टीन खुद ही इतने परफेक्ट राइटिंग है, ऊपर से गॉथिक राइटिंग की वजह आपको मिल चुकी होगी। एक तो फैमिली इशू जो मैंने बताया कि किस तरह से हस्बैंड की डेथ, और उसके बाद वो जो मदर को खोने का डेथ, वो जो फियर फैक्टर है वो, उसके बाद 4 बच्चों के साथ वही सेम जो है प्रेगनेंसी का अबॉर्ट हो जाना, इस तरह के उसने फ्रैंकेनस्टीन को जो है डिज़ाइन है। ये सब बैकग्राउंड है, क्योंकि देखो कोई भी जो राइटिंग होती है उसके ऊपर कहीं ना कहीं किसी चीज़ का इम्पैक्ट आता है, वो सारा इम्पैक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। एक तो फैमिलियल कंडीशन मैंने बताया था किस तरह से फैमिली में अगर हम देखते हैं वो, और उसके बाद जोग्राफिकल कंडीशन, उसके बाद बायरन का इन सबको एक तरह से टारगेट देना कि कौन जो है सबसे डिफरेंट राइटिंग लिखेगा। तो फ्रैंकेनस्टीन एज एन मॉन्स्टर यहाँ से क्रिएट हुआ है। तो समझ आ ही गया होगा आपको किस तरह से फ्रैंकेनस्टीन और जो क्रिएटर क्रिएशन और में क्या इस तरह की राइटिंग ऐसी क्या डिफरेंट चीज़ लेके आई है। वो आपको आगे वाली स्लाइड में पता चल जाएगा किस तरह से क्रिएटर के ऊपर जो है उसके क्रिएशन हावी हो गया। और मैंने बोला था एक मूवी है रोबोट, उससे आप इसको कर सकते हो मैच। उसी तरह का यानी 60% जो रोबोट है वो इसी राइटिंग की कॉपी है। तो वो कॉपीड वर्क है एक तरह से, मूवी कॉपीड है, वो यहीं से उसके जो है आइडियाज़ लिए गए थे। ये दोबारा से स्टोरी को क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इसमें देखना है गॉथिक यॉनरा है, दिस इज कॉल्ड दी यॉनरा, इट मीन गॉथिक फील्ड से बिलोंग करती है। गॉथिक का मतलब क्या होता है, इट मीन द रोमांस विद हॉरर। तो रोमांटिक थीम भी मिलेगी आपको, प्लस इसके साथ आपको हॉरर और द फियर फैक्टर मिलेगा, उसी को हम गॉथिक कहते हैं। द रिएक्शन टू द एज ऑफ द रीजन। इससे पहले देखो आपको पता होगा ड्राइडन का एज था, ड्राइडन के बाद पोप का एज, ये सारे द एज ऑफ रीजन था। इस समय आपको सिटायर मिला होगा, ये सारा कुछ। तो इसी के कोई भी अगर एज अगर नॉर्मली अगर इस तरह से मूव हो रही तो उसके एंटेगोनिस्टिक एक और एज मूव होती है। अगर एज ऑफ रीज़न चल रही है तो कहीं ना कहीं रोमांटिक थीम का भी जन्म होना शुरू हो गया था, जो हमें वर्क में देखने को मिलता है यहाँ पे। फिर इस यहाँ से जन्म होगा अगेन रोमांटिक एज का। रोमांटिक एज यानी 18th सेंचुरी।
और उस समय से फिर 1789 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कौन नहीं जानता इसको। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने जिस तरह के कंसेप्ट दिए, यानी लिबरलिज्म, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, इस तरह के कंसेप्ट और आगे थे। इन सब से एक प्रपल्शन मिला इस राइटिंग को कि फ्रैंकेनस्टीन को जिस अंदाज में लिखा गया और जो लिबरल थॉट जो है और जो लिबरल एयर है वो यहाँ से मिला। यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन और अमेरिकन रिवॉल्यूशन 1776, ठीक है, तो 1776 अमेरिकन रिवॉल्यूशन, 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इन सब ने एक लिबरल वॉइस दिया इस राइटिंग को। फिर फ्रैंकेनस्टीन को इस हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के ऊपर जो है डिज़ाइन किया गया। तो इन्फिनाइट परफेक्टेबिलिटी ऑफ द मैन दिखाया गया इसमें, और मैन का, और इसमें टेक्नोलॉजी का भी एक इम्पैक्ट दिखाया गया। जैसे मैंने बोला था डीप लर्निंग, जैसे मैकेनिज्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम बात करते हैं अभी, वो सोचो इतनी पहले यानी 1818 यानी बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी में दिखा दिया गया। तो खुद भी ये राइटिंग इतना परफेक्ट राइटिंग है कि आउटस्टैंडिंग राइटिंग हम कह सकते हैं इसे। अब ये देखो यहाँ पे फ्रैंकेनस्टीन वाज बोर्न ड्यूरिंग ए गैसली वेकेशन, यानी वेकेशन के टाइम पे से डिज़ाइन किया गया था। यहाँ पे लिखा द क्रॉप फेलियर अक्रॉस द यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, मैंने बताया था ये किस वजह से हुआ, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है, देखो ये रहा तंबोरा इरप्शन इंडोनेशिया में अगेन। और इसके बाद मैरी ट्रैवल्ड विद हर द लवर द पीबी शैले, देयर 4 month old बेबी एंड हर स्टेप सिस्टर द क्लेरी क्लेयर मॉम, ठीक है, ये सब आए थे। तो थोड़ा सा हल्का फुल्का याद रखना। तो बीबी शैले, मैरी शैले और 4 महीने का उनका बच्चा, और स्टेप सिस्टर का नाम यहाँ पे है देखो क्लेरी क्लेयर माउंट। एट द टाइम दैट द क्लेयर वॉज प्रेग्नेंट विद a child by the Lord Byron, the groundbreaking the poet, whose the personal affair had made him one of the England's मोस्ट डिविसिव सेलिब्रिटी। देखो एक नॉर्मल सी बात है, लॉर्ड बायरन ने चैलेंज रखा था, लॉर्ड बायरन के वहाँ पे ये गए थे यानी उनके घर पे, और वहाँ पे इस चैलेंज को रखा गया। लॉर्ड बायरन की काफ़ी बदनामी होती है, ऐसा माना जाता है कि स्टेप सिस्टर के साथ ही इन्होंने जो है शादी कर ली, और शादी नहीं करी, एक तरह का अफेयर था, और उस अफेयर में फाइनली प्रेग्नेंट भी हो गई थी वो। तो ये सब कुछ सीन है, ये इसमें हमें बता रखा है। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मोस्ट रिसेंटली दैट ही हैड डाइवोर्स हिज वाइफ, अपनी वाइफ को डाइवोर्स दिया, एंड इट कंटिन्यूड एन अफेयर विद द हाफ सिस्टर। तो हाफ सिस्टर के साथ अफेयर था किसका, लॉर्ड बायरन का। तो यहाँ पे कि सिंपल मैरी अपने जो है हस्बैंड के साथ और 4 month ओल्ड बेबी के साथ, और इसके साथ ही साथ क्लेयर माउंट यानी स्टेप सिस्टर के साथ, जो कि जिसका अफेयर था अगेन बायरन के साथ, ये सारे वहाँ पे थे। और वहाँ पे अगेन ये जो है कंसेप्ट को रखा जाएगा कि कौन सबसे डिफरेंट राइटिंग लिखेगा। फिर देखो आप सा ध्यान देना, तो पर्सी और जो बायरन है वो सब वहाँ पे एक जगह वहाँ पे इकट्ठे थे। देखो यहाँ पे एक नियर बाय प्रॉपर्टी के पास वो लोग इकट्ठे हुए थे, लेक जिनेवा, और जहाँ पे बुलाया गया था, जहाँ पे ये सारे इकट्ठे हुए थे, उस विला का नाम है विला दियोदैटी, ठीक है, तो दियोदैटी विला का नाम है। वहाँ ये सारे जो है इकट्ठे हुए। अब बायरन वहाँ किसके साथ था, अपने एक पर्सनल डॉक्टर आप कह सकते हो, जॉन पॉलीडोरी, डॉक्टर भी और साथ ही साथ राइटर भी और पोइट भी, ठीक है, ये सब मल्टी प्रोफेशनल थे ये सब लोग, ठीक है। दे कॉप बाय द रीडिंग दी हॉरर स्टोरी। तो बायरन ने कहा कि देखो जिसने जो जो हॉरर स्टोरी पढ़ी और मॉर्बिड पोइम्स पढ़े यानी डेथ वाली पोइम्स जो भी पढ़ रखी है, तुम्हें एक ऐसी राइटिंग लिखनी है जो लेटेस्ट वक्त तुमने अभी पढ़ा है हॉरर के रिगार्डिंग, उससे एक बेस्ट लिखना है। तो इस इतने में जो है फाइनली जो जॉन पॉलीडोरी है, जो मैंने अभी बताया था आपको, बायरन का एक तरह का डॉक्टर असिस्ट करने के लिए, उसने एक नोवेला इन द शॉर्ट राइटिंग, द शॉर्ट नोवेल को नोवेला कहते हैं, द वेम्पायर को लिखा। द वेम्पायर में वही जो वेम्पायर होता है, इसमें जो हीरो दिखाया गया था वो खून चूसता था, दूसरे का खून पीता था। तो इस तरह का जिसे बाद में 1819 में भी पब्लिश किया गया। और उस टाइम पे जो है कि कईयों को ये लगता है कि देखो द वेम्पायर जो है जो वेम्पायर है वो खुद बायरन ने लिखा था, पर उसने बोल दिया था कि ये जॉन पॉलीडोरी ने लिखा। इट्स अगेन द पार्ट ऑफ द गेम, ये पूरा गेम चल रहा है यहाँ पे। और इसी में बारबरी जो है मैरी शेले अपने आप को किस तरह से डिज़ाइन कर रही थी कि एक बेस्ट राइटिंग लिख सके वो। और फिर एक दिन यहाँ पे देखो बट वन स्लीपलेस नाइट, एक दिन ऐसी होता है रात को, दी थंडर एंड द लाइटनिंग एको, मतलब सिंपल बरसात और बारिश, और उसके साथ साथ जो है बिजली कड़कती है। फिर यहाँ पे लाइन देखो, आई सॉ द हिडियस फैंटास्म ऑफ ए मैन स्ट्रेच्ड आउट एंड शी रोट दैट एंड देन द वर्किंग ऑफ द सम पावरफुल द इंजन शो द साइंस ऑफ द लाइफ।
उसने मुझे बोला कि मुझे सपने में एक बहुत अजीब सी भयानक सी चीज़ दिखी, फिर उसके अंदर ऐसा लगा कि कोई इंजन घुस गया और फिर वो अपने आप वो चीज़ चलने लग गई। यहाँ से आइडिया मिलता है आपको फ्रैंकेनस्टीन का। तो जो फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर यहाँ पे डिज़ाइन किया गया, जिसे अगेन जिसने डिज़ाइन किया है विक्टर, अगर आगे आएगा हमारे पास। तो जो विक्टर ने फ्रैंकेनस्टीन को डिज़ाइन किया है, वो जो है, जब मैं समरी पढ़ा रहा हूँ आपको, तब मैं आपको कहूँगा रिलेट करने के लिए, तब आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बहुत अजीब बात होगी, ठीक है। यहाँ पे कौन सी अजीब बात होगी, जो इस ऐसे पेजेस होते हैं जिसको सच में डिसाइफर करना बहुत मुश्किल होता है, और उन कंडीशंस को समझना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। ये सच में एक रियल पार्ट है, इस चीज़ को समझना, फिर आप खुद रिलेट करना और नीचे ज़रूर कमेंट करना कि क्या है, आपको क्या लगता है इसके पीछे, कि कैसे एकदम से जो है कहानी अलग होती है, सच्चाई अलग होती है। फ्रैंकनस्टीन को डिज़ाइन किया गया ये मॉन्स्टर, पर उसके बाद जो है रियल लाइफ में भी अलग अलग चीज़ होने लगी। देखो जैसे कि अब यहाँ पे जो बुक है फ्रैंकनस्टीन को, जैसे कि मॉडर्न प्रोमीथियस बोला गया और प्रोमीथियस अनबाउंड भी बोला गया, वहाँ पे उसकी एरर सेटिंग का मतलब होता है इस तरह की भयानक सेटिंग रखी गई। वो मैंने बता दिया क्या क्या रीज़न थे इसके पीछे। द स्टोरी शी कॉल्ड हर दैट द hideous Virginie and asked what happens the man pretend, ये सब हटाओ, यानी फाइनली स्विट्जरलैंड वाले एरिया में से कंपोज किया गया। तो दो शी डिड नॉट नो इट्स द मैरीज बुक विच वॉज पब्लिश इन 1818 में। मैरी की बुक यानी ये जो मैरी शैले की बुक है फ्रैंकनस्टीन, इसे पब्लिश किया गया। पर इसके आसपास देखना आप, काफ़ी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। बट द लाइफ्स ऑफ द वेकेशनर, जो जो उस वहाँ पे आए थे, जिनको ये चैलेंज रखा गया था, वहाँ देखो क्या होगा। पोलिटोरी कमिटेड सुसाइड इन 1821। पोलिटोरी जिसने वेम्पायर लिखा था, उसे सुसाइड कर लिया 1821 में। इसके पीछे भी रीज़न अभी भी नहीं पता चला। पीबी शैले जो है वो डूब गया एक, और उसके बाद एक स्टॉर्म आया, उस स्टॉर्म में वो डूब गया 1822 में, ठीक 1821 से अगले साल। और वहीं पे जो बायरन है, बायरन ने जिसके साथ क्लेरे, जो मैंने बोला था स्टेप सिस्टर थी जो है, उसके साथ जो अफेयर था, उससे एक जो बच्चा हुआ था, यानी एक लड़की जो हुई थी एलेग्रा, वो उसने अपनी यानी क्लेरे से एलेग्रा को अलग करवा दिया और उसे कॉन्वेंट स्कूल में भेजा, और वहाँ पे वो भी मर गई, यानी 5 साल में वो मर गई, ठीक है। 1822 में वो भी मर गई, यानी बायरन का क्लेरा के साथ जो लड़की थी, उस लड़की की भी डेथ हो गई। फाइनली बायरन की 1824 में फीवर की वजह से डेथ हो गई। देखो आप कितना ज़्यादा यहाँ पे जो है, जो भी उस रात को वहाँ पे आए थे, सच में उन वो रियल लाइफ में उनको किस तरह से सब मर गए। जैसे कि हम देखते हैं 1821 में डेथ सीन, 22 में डेथ सीन, 22 में एक और डेथ सीन, 1824 में एक और डेथ सीन। इस तरह से ये हम कह सकते हैं कि रियल कहानी जो है वो बिल्कुल अलग है। और देखो किस तरह से इतने सारे जो राइटर्स हैं, इनकी डेथ यहाँ पे देखने को मिलता है, और स्टिल ये जो है अनडिसाइफर्ड है, अनफोल्ड नहीं किया गया। अब क्या वजह हो सकती है ये तो वही जाने, ठीक है। ऑफ द ग्रुप एंड दी ओनली द मैरी एंड द क्लेरा लिव पास्ट एज 50। सिर्फ मैरी और जो क्लेरा है वही 50 साल तक जिए थे, बाकी सब जो है सबकी डेथ हो गई थी यहाँ पे। और इतना ज़्यादा जो हमने देखा है इस तरह की कंडीशन, इन सभी कंडीशन ने फ्रैंकनस्टीन को डिज़ाइन किया था। एक जर्नल एंट्री 1815 में, द ड्रीम दैट माई लिटिल बेबी कम टू लाइफ अगेन एंड दैट इट हैड ओनली बीन द कोल दैट वी रब्ड इट बिफोर द फायर एंड इट लिव्स। देखो ये भी बात साफ है, जब 2 या 3 जो मिसकैरेज हुआ और जो एबॉर्शन टाइप का है, यानी कि बच्चा जो है पेट के अंदर ही उसकी जो है डेथ हो गई, जिसकी वजह से ऐसी कंडीशंस आई कि फिर 1815 की एक जर्नल एंट्री मिली हमें, उसमें देखा गया कि क्या मैरी शेले ने क्या बोला था, ड्रीम दैट माई लिटिल बेबी कम टू लाइफ अगेन। जब बच्चे की डेथ हो गई थी, उसके बाद सपने आते थे बार बारी मैरी शेले को कि उसका जो बच्चा है वो ज़िंदा हो गया, और ज़िंदा होने के बाद उसके अंदर अपने आप जो है वो लाइफ आ गई उसके अंदर, और वो फायर का कंसेप्ट, ये सब कुछ, और मतलब अजीब से वो सपने आने लगते थे और ड्रीम आने लगता था, जिसमें जो उसने बेबी को खो दिया है वो दोबारा से चलता हुआ दिखता था। इन सब की वजह से इतनी जो साइंटिफिक राइटिंग है, दोबारा से फ्रैंकनस्टीन का जो मॉन्स्टर, यानी मॉन्स्टर फ्रैंकनस्टीन ही है,
जब समरी करवाऊंगा आपको समझ आ जाएगा, तो वो उस बेसिस पे कहीं ना कहीं ये चीज़ निकल के आती है। द मॉन्स्टर इज बॉर्न फुली फॉर्म बट इट इज़ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। अब देखो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट तो है, जो भी दिमाग के अंदर जाती है उसे आप एज एन डॉट समझ सकते हो। और ये क्या होता है, ये भी सारे डॉट्स जो है आपस में कनेक्ट होते हैं, स्ट्रीमलाइन करते हैं एक आइडिया को। और इसी पूरे प्रोसेस को लिटरेचर के फील्ड में हो, और सिंपल जो ऑथर है, जो राइटर है, जो लिखते हैं, दैट इसको वो इस फील्ड को इंक्यूबेशन कहते हैं। इट मीन द इम्प्रेगनेंसी ऑफ द माइंड, कि दिमाग भी सच में प्रेगनेंसी के फेज में जाता है। छोटे छोटे आइडियाज़ और छोटी छोटी कंडीशंस, ये सब दिमाग के अंदर स्टोर होते रहते हैं अनकॉन्शियस माइंड में। फिर ये आपस में कनेक्ट होते हैं, स्ट्रीमलाइन होते हैं। फिर इसके बाद यहाँ से आइडिया जर्मिनेट होकर एक पूरा शेप लेता है। फिर जो है वो राइटिंग अपने आप आने लग जाती है। पूरा जो प्रोसेस होता है, जो दिमाग का जो इम्प्रेगनेंसी का फैक्टर है, दिस इज़ कॉल्ड इंक्यूबेशन इन राइटिंग। तो ये इंक्यूबेशन कहलाता है कि हाँ, ये आइडियाज़ जो हैं वो फुल फ्लेज्ड हो रहे हैं। जर्मिनेट होने के बाद अब उनका सही में डिज़ाइन हो रहे हैं, स्ट्रीमलाइन हो रहे हैं। इस तरह से कोई सी भी जो राइटिंग है वो छोटे छोटे इंसिडेंट और छोटे छोटे फेजेस से आप उसमें कनेक्ट होकर फिर सबके सामने आती है। इसी तरह से फ्रैंकेनस्टाइन जो है मैरी शेले के माइंड के अंदर इंक्यूबेट हो रहा था, और ये प्रेगनेंसी और एक फर्टिलिटी दिखाया गया है माइंड का। और साथ ही साथ जो रियल लाइफ का इंसिडेंट है, 70% तो हमें इसमें रियल लाइफ का इंसिडेंट देखने को मिलता है, जो जिस वजह से जो है फ्रैंकेनस्टाइन जैसे एक बेस्ट और बेहतरीन राइटिंग सबके सामने आई। इस स्लाइड को भी आप रोक के देख लेना, वही सारी बातें लिखी हुई है इसमें। बस आपको यहाँ पे थोड़े बहुत आइडियाज़ मिल जाएंगे, आंसर राइटिंग में हेल्प हो जाएगी। बाकी इसे देख लेना। वैसे भी जो इंटरेस्ट के लिए ये सब स्लाइड मैंने ऐड कर रखा है। थोड़ा बहुत तो आप भी पढ़ सकते हो, तो इसे बैठ के आराम से देखना और सब कुछ आपको बिल्कुल समझ आएगा। और फिर कहीं ना कहीं बहुत डीप सोच में चले जाओगे आप कि किस तरह से ये राइटिंग जो है, इस राइटिंग में सच में एक खुद की ये राइटिंग खुद ही हिस्ट्री है, और ये हिस्ट्री के ऊपर क्रिएटेड है। तो डबल हिस्ट्री का फैक्टर देखने को मिलता है इस राइटिंग में। क्योंकि देखो, मैं अच्छी अच्छी काफ़ी राइटिंग आ चुकी थी। जैसे 1764 में एक और इसी जॉनरा की राइटिंग थी, यानी गॉथिक फिक्शन की राइटिंग, होरेस वॉलपोल की द कैसल ऑफ ओट्रांटो। ये भी काफ़ी अच्छी राइटिंग है, गॉथिक फिक्शन टेस्ट है। इसमें भी आपको फियर फैक्टर देखने को मिलेगा। ये इसके ऊपर हॉरर मूवीज़ भी बनाई गई है काफ़ी सारी। जब अगर थोड़ा बहुत टाइम हो सिलेबस से हटके, तो कभी देखना द कैसल ऑफ ओट्रांटो। और यहाँ से भी कुछ आइडियाज़ जो है फ्रैंकनस्टीन को कुछ कुछ आइडिया ने हिट किया होगा। और मिल्टन भी काफ़ी एक्टिव थे इस कहानी में भी। आपको जो मॉन्स्टर है वो मिल्टन की किताब पढ़ता दिख जाएगा, क्योंकि मिल्टन की जो किताब है पैराडाइज लॉस्ट, वो कई बार बोला जाता है इज ऑफ द सैटेनिक टेस्ट, है ना। उसमें शैतान की जो डायलॉग्स हैं वो काफ़ी अच्छे दिखाए गए हैं एज़ कम्पेयर टू द हीरो। तो उसी वजह से पैराडाइज वीकेंड को भी लिखना पड़ा मिल्टन को। तो मिल्टन भी इस समय एक्टिव थे। मिल्टन की राइटिंग का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मैरी शैले के ऊपर आ रहा था, और इतना सब कुछ होने की वजह से तो वैसे भी कोई भी होता तो फ्रैंकेनस्टाइन जैसी बेस्ट राइटिंग को पक्का लिखता। ये कुछ देख लो नॉवेल का, कि द फुल टाइटल फ्रैंकेनस्टाइन और द मॉडर्न प्रोमीथियस, इन दो नाम से हैं, मॉडर्न प्रोमीथियस भी कहते हैं, ये मैं क्लियर कर दूंगा। पब्लिश 1818, और जो इसमें लिटरेरी पीरियड है, जो सेटअप देखा गया वो स्विट्ज़रलैंड, और उसके बाद लंदन एंड अगेन द इंग्लैंड। तो आपको पता होगा नॉर्मली कि जैसे कि यहाँ पे फ्रांस है, फ्रांस से इस तरफ जो स्विट्ज़रलैंड है, और फाइनली में यूके यहाँ देखने को मिलता है, और दोनों के बीच में यहाँ पे इंग्लिश चैनल है ना। और ऊपर यहाँ पे बेल्जियम, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका जर्मनी, ठीक है, इस तरह से। और ये रहा फ्रांस, ठीक है, फ्रांस, और यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड। तो ये सेटअप थोड़ा सा इस तरफ था, ठीक है। फिर इंग्लिश चैनल के बाद उस तरफ यूके, यानी इस तरफ का सेटअप था। तो इंग्लिश चैनल के इस बार और उस बार इस तरह का सीन था। 1816 में राइटिंग को फिक्स किया गया। जॉनरा क्या है, बिल्कुल सही, गॉथिक है। तो स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्थ पोल, ये इन सबको हिट किया गया उसमें, ठीक है। ऊपर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ भी है, तो थोड़ा बहुत वर्ल्ड मैप को भी देखते रहा करो, ठीक है, वो भी ज़रूरी है। तो क्लाइमेक्स क्या है, जैसे कि जो कहानी का क्लाइमेक्स है वो जब हम पहुंचेंगे तो वहाँ पता चल जाएगा। एंटागोनिस्ट एंड मॉन्स्टर, मॉन्स्टर को एंटागोनिस्ट बोला गया है, ठीक है। इट मीन्स जो अगेंस्ट मूव कर रहा है ये बाकी सब कैरेक्टर के, तभी तो मॉन्स्टर ही हमारे पास जो है विलन का रोल प्ले कर रहा है। बाकी फर्स्ट पर्सन नरेटिव के थ्रू लिखी गई है। वॉल्टन इज़ द प्राइमरी नरेटर, हमें वॉल्टन बता रहा है ये कहानी, और वॉल्टन के थ्रू हमें पता चल रहा है कि विक्टर नाम का कोई एक कैरेक्टर है,
और विक्टर ने जिस चीज़ को बनाया वो फ्रैंकेनस्टीन है, वो मॉन्स्टर है। ठीक है, तो हमें ये सब किससे पता चल रहा है? वॉल्टन से। तो वॉल्टन ही के थ्रू पता चल रहा है, इसीलिए से फर्स्ट पर्सन नैरेटिव बोला जा रहा है इस वर्क को। Now this slide again deals with the extra credit for the Frankenstein। को आउट ऑफ बॉक्स थोड़ा जाना हो तो उसमें वही बता रखा है, गॉड स्टोरी 1816 शैले एंड हर हस्बैंड। ठीक है, वही सब बातें हैं, पर सेकंड वाली ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है। अ टेल ऑफ द टू फ्रैंकेनस्टीन। ठीक है, दो बारी फ्रैंकेनस्टीन को डिज़ाइन किया गया था। जो पहली बारी जो फ्रैंकेनस्टीन को डिज़ाइन किया गया था उसमें फर्स्ट एडिशन को एनोनिमसली पब्लिश किया गया था, विदाउट नेम। सेकंड को रियल नेम से पब्लिश किया गया। और दोनों एडिशन में बस ये फ़र्क है, जब हम कैरेक्टर के थ्रू मूव करते हैं तो जो एलिजाबेथ कैरेक्टर आएगी, ये आपको ध्यान रखना जब मैं समरी करवाऊंगा। तो जो एलिजाबेथ कैरेक्टर जो है वो विक्टर की बहन दिखा रखी थी फर्स्ट एडिशन में, पर सेकेंड एडिशन में दिखाया गया दोनों अलग फैमिली से। बस ये एक फ़र्क है, एक हल्का सा न्यूएंस जैसे एक वो क्रिएट हो सकता है, तो इसीलिए बस थोड़ा बहुत ऐसे ध्यान रख सकते हो आप, है ना। तो बस ये जैसे कि नेट के एग्ज़ाम वो सब इसको टारगेट करते हैं। आंसर राइटिंग में अगर आप एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड करके आ सकते हो तो अच्छी बात है। यहाँ से ये कहानी शुरू होती है। अब हम आ चुके हैं समरी पे, अब ध्यान से आए तो कहानी की शुरुआत होती है, देखो स्टार्टिंग से। रॉबर्ट वॉल्टन जो है द कैप्टन ऑफ ए शिप, वो एक शिप का कैप्टन है, वो नॉर्थ पोल की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस तरफ ध्यान रखना, रॉबर्ट वॉल्टन। और इसी के थ्रू हम फर्स्ट नरेटिव के थ्रू इस पूरे कहानी के अंदर जाने वाले हैं। तो रॉबर्ट वॉल्टन जो है वो लेटर लिख रहा है, उसने एक लेटर लिखा अपनी बहन को। ठीक है, जैसे आप नॉवेल को खोलोगे तो जो ओपनिंग सीन है हमारे पास, उसमें आपको दिखाया जाएगा कि ठीक है, रॉबर्ट वॉल्टन है जो कि कैप्टन है शिप का, वो नॉर्थ पोल की तरफ मूव कर रहा है। फिर आपको दिखाया जाएगा ठीक है, रॉबर्ट वॉल्टन जो एक लेटर लिख रहा है अपनी सिस्टर को। सिस्टर का नाम क्या है? मार्गरेट सेविले। इन विच ही सेज दैट ही हिज क्रू मेंबर रिसेंटली डिस्कवर्ड अ मैन एड्रिफ्ट अ सी। जिसमें कि वो बताता है कि ठीक है, वो जब मूव कर रहा था नॉर्थ पोल की तरफ तो उससे एक एक आदमी मिला, यानी कि इंसान मिला, और उस इंसान का नाम क्या है? विक्टर फ्रैंकेनस्टीन। एंड टू टेल दैट दी वॉल्टन हिज स्टोरी। अब वो विक्टर को जब इन्होंने वहाँ पे रेस्क्यू किया, विक्टर को देखा, तो विक्टर ने जो बात बताई वो रॉबर्ट वॉल्टन लेटर में अपनी सिस्टर को बता रहा है। तो देखो रीडर जो है, हम तुम जैसे जो रीडर है, हमें कहानी की किसके थ्रू पता चल रहा है? रॉबर्ट वॉल्टन के थ्रू। और रॉबर्ट वॉल्टन के किस तरह से कि रॉबर्ट वॉल्टन जो लिख रहा है उस लेटर में, उसके थ्रू हमें कहानी पता चल रही है। तो नॉर्मल हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। रॉबर्ट वॉल्टन जो है वो एक लेटर लिख रहा है अपनी बहन को, और उस लेटर में वो ये बता रहा है कि वो उसने एक आदमी को रेस्क्यू किया है, बर्फ़ के नीचे से निकाला है, और वो आदमी अपना नाम बता रहा है विक्टर। उसका नाम क्या है? विक्टर। और विक्टर ने कुछ बताया है उन्हें, वो अपनी बहन को लेटर में लिख रहा है। उसने बोला दैट फ्रैंकेनस्टीन हैज ए परफेक्ट चाइल्डहुड इन द स्विट्जरलैंड विद ए लविंग फैमिली दैट इवन अडॉप्टेड द ऑर्फन इंडीड एंड इंक्लूडिंग। यानी विक्टर जो है वो स्विट्जरलैंड में उसने अपना बचपना जो है बहुत अच्छे से बिताया। ठीक है, ये सारी कहानी विक्टर बता रहा है कि मैं बचपने में स्विट्ज़रलैंड में था, मैंने बहुत अच्छी तरह से जिया। फिर उसकी फैमिली ने एक अनाथ को गोद लिया, और वो जो लड़की थी उसका नाम था एलिजाबेथ। ठीक है, अभी मैंने आपको अभी अभी बताया था पीछे स्लाइड में कि कहानी में किस तरह से डिफरेंट था, दोनों एडिशन में क्या फ़र्क था। पहले एडिशन में दिखा रखा था कि इसकी बहन है। सेकेंड एडिशन में जिसको सच में फ्रैंकेनस्टीन नाम से पब्लिश किया गया, उसमें बताया गया कि नहीं, बहन नहीं है, कि दोनों अलग अलग फैमिली से। तो अलग फैमिली के दिखाने के थ्रू एलिजाबेथ को दिखाया गया कि जो विक्टर फ्रैंकेनस्टीन है उसकी फैमिली ने, देखो विक्टर बोलूँगा मैं यहाँ पर, ठीक है, विक्टर ने अपनी उसकी फैमिली ने जो है एलिजाबेथ को गोद लिया था। फिर धीरे धीरे जो विक्टर और एलिजाबेथ क्लोज फ्रेंड बन गए, और फिर इनका और धीरे धीरे बेस्ट फ्रेंड बनते बनते इनको आपस में प्यार भी हो गया। तो विक्टर बहुत ही केयरिंग था और वंडरफुल बेस्ट फ्रेंड। विक्टर का देखो सबसे केयरिंग और जो बेस्ट फ्रेंड था उसका नाम था हेनरी। तो हेनरी क्लेयरवेल जो है वो बेस्ट फ्रेंड बताया गया किसका? विक्टर का। तो अभी ये ध्यान रखना है आपको, विक्टर और विक्टर की फैमिली ने जिसे गोद लिया था उसका नाम एलिजाबेथ था। विक्टर और एलिजाबेथ पहले फ्रेंड थे, फिर धीरे धीरे दोनों के बीच में लव जैसा इशू आने लग गया, यानी प्यार होने लग गया, सीधी सी बात है। और फिर जो विक्टर है, विक्टर का जो बेस्ट फ्रेंड है, केयरिंग फ्रेंड, उसका नाम है हेनरी।
तो विक्टर जैसे ही 17 यानी 17 साल का विक्टर होता है तो वो पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ इंगलस्टैट यहाँ जाता है, यानी सिंपल यूनिवर्सिटी में जाता है। जैसे ही वो वहाँ जाने के लिए निकलता है एकदम से खबर आती है। खबर क्या आती है, मतलब वो जाने की सोच ही रहा था कि विक्टर के मदर की डेथ हो जाती है। एट द इंसोल्ड एट द विक्टर डाइव्स इनटू ए नेचुरल फिलोसफी। फिर वो यूनिवर्सिटी में जाता है, वहाँ नेचुरल फिलोसफी में चला जाता है। देखो अब मदर की डेथ हो गई और तो फिर जो इमोशंस का है तो वो सब फिलोसफी में ही निकल के आती है। अब लाइफ एंड डेथ जैसे कंसेप्ट है यहाँ पे। तो नेचुरल फिलोसफी, जो फिलोसफी का सिंपल मतलब ही ये होता है, फिलियंस ऑफ इट मीन्स इन लव टुवर्ड्स अ नॉलेज। तो अब यहाँ पे नेचुरल फिलोसफी के अंदर चला जाता है जहाँ पे वो पैशन, सीक्रेट ऑफ लाइफ, ठीक है, एंड इवन द लॉसेस इन द टच ऑफ द फैमिली, ये सारा कुछ पढ़ता है कि लाइफ में है क्या, किसी को खो देना क्या होता है, लाइफ रियल में क्या होती है। और इस तरह से पढ़ते पढ़ते वो काफ़ी डीप चला जाता है। एक वन नाइट दैट ही डिस्कवर द सीक्रेट ऑफ द लाइफ, उसे एक रात को पता चल जाता है लाइफ का सीक्रेट है क्या, ये लाइफ एंड डेथ साइकिल और ये लाइफ फैक्टर है क्या। विद द विजन ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू, अब वो एक नई और नोबल रेस को बनाने की कोशिश करता है। विक्टर ने को जो भी नॉलेज थी उसने उसको सबको एप्लीकेटिव फॉर्म में डाल दिया, यानी उसको यूटिलाइज करना शुरू करा। बट व्हेन ही एनिमेट्स हिज फर्स्ट क्रिएचर, वो मांस वास के टुकड़े ले आया, सेल से टिश्यू फॉर्म किया, टिश्यू से उसने ऑर्गन क्रिएशन किया और फिर उसने एक पहले क्रिएचर को डिज़ाइन किया। पर वो इतना ज़्यादा हॉरिबल था और उसके अंदर इसने किसी तरह से इलेक्ट्रीफाई करके उसके अंदर जान डाल दी। पर वो इतना ज़्यादा हॉरिफिक था, इतना ज़्यादा खतरनाक था कि विक्टर उसे छोड़ के भाग गया और वो मॉन्स्टर भी वहाँ से गायब हो गया। विक्टर को लगा कि मॉन्स्टर फाइनली डिसअपियर हो गया, यानी उसका कहीं ना कहीं जो उसने वर्क किया है वो फेल हो गया, या फिर मॉन्स्टर क्रिएट हुआ तो वो इधर उधर जाके मर चुका होगा। पर फिर जो है विक्टर को खबर आती है कि विक्टर का जो छोटा भाई है विलियम, ये याद रखना है, विक्टर का छोटा भाई जो है वो विलियम है, उसकी डेथ हो गई, उसको किसी ने मार दिया। तो विक्टर ने जब वो आसपास की वो एरिया देखा तो उसे लगा कि उसने देखा भी आसपास के मॉन्स्टर जैसी कोई चीज़ वहाँ पे जा रही है। तो विक्टर को ये बात पता चल गई थी कि जो उसने क्रिएट किया है, जो चीज़ उसने बनाई है, उसी ने उसके भाई की जान ले ली। पर ये बात वो बाकियों को कैसे बताता। और विक्टर की फैमिली ने एक और को गोद ले रखा था, यानी वहाँ पे मेड का काम करती थी ये, यानी घर के काम वगैरह ये सब। तो जिसका नाम था जस्टिन, ठीक है, जस्टिन को ले रखा था। तो अनदर एडॉप्ट इन हिज फैमिली, तो सबको ऐसा लगा कि ठीक है कि कहीं इसने तो नहीं मारा, क्योंकि क्राइम सीन के आसपास ये देखी गई थी, तो इसको सबको लगा कि इसी ने मारा होगा। इसके ऊपर सारा आरोप लगा के शी इज़ कन्विक्टेड एंड एग्जीक्यूटेड, उसे मार दिया गया, यानी उसे कटवा दिया गया। तो जो सारा ब्लेम है विलियम का वो किस पे डाल दिया गया, जस्टिन पे। विक्टर इज कंज्यूम्ड बाय द गिल्ट, विक्टर को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि जो मारने वाला है वो उसका खुद का जो है वो क्रिएशन है, इट मीन्स द मॉन्स्टर। विक्टर फ्रैंकेनस्टीन पे कि वो यहाँ से निकले और इन सब हालात से वो दूर रहे, ताकि जो भाई की जो डेथ हुई है उस सब वैसे फैक्टर को वो दूर कर सके। और उन सब से कहीं रिलैक्स फील करने के लिए वो माउंटेन्स, पहाड़ियों में चला जाता है, ताकि दूर तक की ब्यूटी ऑफ नेचर को देखे, वो ये सब चीज़ जो है भूल सके। और एक दिन देखता है वो कि मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है। तब विक्टर उसे कर्स करता है, उसे कहता है कि तू, मैंने तुझे बनाया, तू मेरी क्रिएशन और तूने मेरे ही जो है भाई को मार दिया। तब वो जो मॉन्स्टर है वो कह भीख मांगने लग जाता है, एक तरह से माफ़ी मांगने लग जाता है और कहता है कि मेरी एक बारी कहानी तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। तो मॉन्स्टर कहता है किस तरह से उसकी लाइफ जो है बिल्कुल बेकार है, फुल ऑफ सफरिंग एंड रिजेक्शन। जहाँ जहाँ जाया किसी लोग ने उसे अपनाया नहीं, क्योंकि सब सिर्फ उसके आउटर अपीयरेंस को देखते हैं। और अगर क्रिएटर ऐसा हो जिसने कि क्रिएशन इतनी भद्दी बनाई तो तुम उसे बनाया ही क्यों गया। तो अगर जब बनाया गया था तो उसे बिल्कुल ही सही तरीके से बनाना था। और ये पूरी जो दुनिया है वो एक तरह से बाहर के जो है वो चीज़ देखती है, ऑब्जेक्टिफिकेशन करती है यहाँ पे। तो इस तरह से तो कोई उसके लायक नहीं है। तो यहाँ पे देखो फिलॉसफी का एक बहुत ही अच्छा वो देखने को मिलता है हमें कि किस तरह से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिफिकेशन का कंसेप्ट को रखा गया है। फिर ये मॉन्स्टर के थ्रू ये डिफाइन किया, बताया गया है कि हम सब जो है सिर्फ आउटर अपीयरेंस को देख के हम एक तरह से जज करते हैं चीज़ों को। तो मॉन्स्टर ने भी यही सब बात रखी कि जो क्रिएटर है उसकी भी एक कहीं ना कहीं ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो उसकी क्रिएशन हो उसको सही बनाए। और इसके लिए जो है, और इस तरह की चीज़ें अगर बिना ही उसके, यानी तुम सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट बेस पे क्रिएशन कर रहे हो, तो एक्सपेरिमेंट हमेशा ऐसा नहीं होता कि उसका एक
पॉजिटिव साइड ही होता है, तो वो नेगेटिव सेंस में भी मूव कर सकती है। तो मॉन्स्टर ब्लेम करता है कि किस तरह से ह्यूमन जो है इनेबल है, कि वो कभी भी जो है वो गुडनेस को देख नहीं पाते, इसीलिए वो आइसोलेट हो गया, वो अकेलापन फील कर रहा है। तो वो विक्टर से डिमांड करता है, एक काम करो, जैसे तुम सब के लिए कोई ना कोई है, तो मेरे टाइप की ही एक फीमेल मॉन्स्टर को बनाओ। तो विक्टर पहले रिफ्यूज़ करता है, पर दोबारा से जो है बहुत ही अच्छी तरह से अपनी कंसेप्ट, अपनी फिलोसफिकल पॉइंट को मॉन्स्टर लगता है। तो विक्टर को एंड में लगता है कि ठीक है, विक्टर फ्रैंकेनस्टीन को, कि ठीक है कि भाई इस मॉन्स्टर के लिए एक फ़ीमेल मॉन्स्टर मुझे बनाना पड़ेगा, एक तरह से कहीं ना कहीं मैंने ही उसे बनाया है, तो ये मेरी कहीं ड्यूटी है कि फीमेल वाला भी मुझे बनाना चाहिए। बैक टू जनेवा, द विक्टर्स फादर एक्सप्रेसेस दैट हिज विश दैट द विक्टर मैरी एलिजाबेथ। अब वापस विक्टर आता है यूनिवर्सिटी से, तो विक्टर जो है, विक्टर के जो फादर है वो चाहते थे कहीं ना कहीं विक्टर जो है और मैं शादी कर ले एलिजाबेथ के साथ। तो विक्टर सेज दैट ही फर्स्ट मस्ट ट्रैवल टू इंग्लैंड। विक्टर कहता है पहले मुझे इंग्लैंड जाना होगा, और विक्टर वहाँ जाके अपने फ्रेंड्स मिलता है, किससे, हेनरी क्लेरवेल से। उसके बाद विक्टर जो है क्लेरवेल को उसके घर पे यानी स्कॉटलैंड में छोड़ के जाता है। ठीक है, ये सब आसपास के कंट्रीज़ वगैरह हैं, वो थोड़ी बहुत देख लेना आप। वर्ल्ड मैप को एक बारी वो जो मेन मेन मैंने बताया था जिस तरह से उसको लोकेट कर लेना, और फिर उसके हिसाब से देख लेना। वैसे ऐसे पर्टिकुलर एरिया बेस्ड क्वेश्चन ऐसे नहीं डालते हैं वो। तो हम दोबारा आते हैं, तो विक्टर जो है वो अपने दोस्त को छोड़ के जाता है, और फिर वो किस लिए जा रहा है, वो एकांत में जाके एक सही दूर जाके वो दोबारा से डेड वो जितने भी सेल एंड टिश्यू उनको कल्चर करके एक फीमेल जो है मॉन्स्टर बनाने जा रहा था। बट वन नाइट द विक्टर बिगिंस टू वरी दैट द फीमेल मॉन्स्टर माइट टर्न आउट द मोर डिस्ट्रक्टिव। उसे फिर उसे अपने आप लगा कि मेल जब इतना खतरनाक है तो क्या पता फीमेल और खतरनाक हो, और अगर इन दोनों ने अगर आपस में मीटिंग करके कहीं बच्चे और कर लिए, फिर तो एक दूसरी पैरेलल वर्ल्ड का कंसेप्ट यहाँ पे चलने लग जाएगा। एट द सेम मोमेंट द विक्टर सीज द फर्स्ट मूव। जब वो ये सब सोच ही रहा होता है तब वो देखता है कि खिड़की में से जो है वो मॉन्स्टर देख के खुश हो रहा होता है, और बरसात हो रही थी बाहर। तो वो सीन काफ़ी ही ज़्यादा अट्रैक्टिव सीन है, और सच में ऐसा सीन है कि अगर आप नॉवल से अगर पढ़ रहे हो डीप में, तो आपको सोचने पे, और जो डायलॉग है वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लिखे गए हैं इसमें। द हॉरिफाइंग साइट पुशेस द विक्टर टू डिस्ट्रॉय द फीमेल मॉन्स्टर। उसकी शक्ल और उसके उन सबको देख के साफ लग रहा था कि वो एक बहुत लंबी प्लानिंग में है, और उसकी प्लानिंग क्या थी, एक अपना एक पैरेलल वर्ल्ड बनाना, और ह्यूमन का फिर कन्फ्लिक्शन होता है इस मेटल वर्ल्ड से और एक डीप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कंसेप्ट से। तो इतने परफेक्ट राइटिंग लिखी है, हर एज की राइटिंग है। मॉडर्न अगर मैं जिस टाइम पे पढ़ा रहा हूँ इस टाइम पे भी ये राइटिंग उतनी ही वैल्यूएबल है जिस तरह से ये 1818 में लिखी गई थी। द मॉन्स्टर वॉज द रिवेंज। जब उस वो देखता है कि उसके फीमेल मॉन्स्टर को इस तरह से मार दिया गया और उसने फेंक दिया उठा के, तो मॉन्स्टर यहाँ पे बदला लेने की सोचता है। वो कहता है ठीक है, विक्टर को बताता है कि मिलते हैं वेडिंग के नाइट पे, कि तू भी तो शादी करने जा रहा है, ठीक है, और एलिजाबेथ से उस दिन मिलते हैं। इसके बाद जो था उन सबको लेके वो ओशन में डंप करने जाता है कहीं दोबारा। जो है मॉन्स्टर वो फीमेल मॉन्स्टर को बना दे, क्योंकि वो कुछ प्रोसेस सीख चुका था वहाँ पे। तो वो उसे ओशन में डंप करने जाता है। जब जैसे ही वो वापस आता है उसी रात को, तो विक्टर को पकड़ लिया जाता है, विक्टर फ्रैंकनस्टीन को, किस आरोप में कि उसके दोस्त का उसने मर्डर किया है। और जब उसे पता चलता है कि क्लेयरवेल यानी जो क्लेयरवेल यानी हेनरी क्लेयरवेल की भी डेथ हो गई, तो उसे उसे पता चलता है अरे ये तो मॉन्स्टर ने किया है। फिर उसके बाद वो डिल्यूड हो जाता है, पूरा ही कोलैप्स हो जाता है। 2 महीने तक उसे कुछ नहीं पता चलता, और उसके 2 महीने के बाद जब उसे कुछ कुछ समझ आता है, होश आता है, तब उसके जो फादर है वो आते हैं और उसके ऊपर जितने भी क्रिमिनल चार्जेस हैं उसको हटाते हैं। कहानी में ये नहीं बता रखा किस तरह से क्रिमिनल चार्जेस को हटाया गया है, पर कहानी का खुद ही प्लॉट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कैरेक्टर तो आउटस्टैंडिंग है। प्लॉट और कैरेक्टर का इस तरह से कंबाइन किया गया है कि ये दोनों के दोनों बिल्कुल ही एक परफेक्ट बैलेंस वे में, एक स्मूथ वे से मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लॉट को कहीं ना कहीं कैरेक्टर जस्टिफाई कर रहा है, और कैरेक्टर के आउटस्टैंडिंग अपीयरेंस ने प्लॉट को पूरा बाइंड कर रखा है। एक सिंगल एंड परफेक्ट प्लॉट है। तो विक्टर रिटर्न्स, देखो अब पता होगा आपको प्लॉट इन स्टोरी का डिफरेंस क्या है। स्टोरी सिंपल है, कहानी है, बट द प्लॉट इज द रीजन बिहाइंड दैट स्टोरी, है ना। राजा ने रानी को मारा, दिस इज अगेन दिस स्टोरी। राजा ने रानी को मारा क्योंकि रानी जो है उसका चक्कर कहीं ना कहीं था, इस वजह से राजा ने रानी को मारा। इट मीन द रीजन, दिस इज नाउ द प्लॉट। तो यही है, तो प्लॉट बहुत परफेक्ट है। तो रीज़न है इसके पीछे वो फिलोसफिकल रीज़न और फिलोसफिकल ग्राउंड रखा गया है।
और जो कैरेक्टर हैं वो साइंस टेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप लर्निंग मैकेनिज्म से कहीं ना कहीं क्राफ्ट किया गया। वो भी सबसे बड़ी बात है कि 1818 में तो पब्लिश हुई थी, तो हम कह सकते हैं द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। 1800 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में इस तरह की राइटिंग लिख के आना जो कि आज भी सेम उसी ट्रैक पे परफेक्ट चल रही है। तो विक्टर रिटर्न्स विद हिज फादर टू जनेवा। विक्टर जब वापस आता है तो वो एलिजाबेथ से शादी करने ही जा रहा होता है। करने वक्त तो जैसे ही शादी होती है दोनों की, तो वेडिंग नाइट वाले दिन जैसे कि उसने बोला था मॉन्स्टर आ जाता है। और मॉन्स्टर ने जो प्रॉमिस किया था वो एलिजाबेथ को मार देता है। और जब वो एलिजाबेथ को मार देता है तो यहाँ से फाइनली विक्टर फ्रैंकनस्टीन और कोलैप्स हो जाता है। अब उसके पास कुछ बचा ही नहीं। एक वो भी आज थे फादर, वो भी उस फादर की भी डेथ हो जाती है। इतने जब देखता है कि वो अब कोई बचा ही नहीं, यानी एलिजाबेथ की भी डेथ हो गई, तो इससे कहीं ना कहीं फादर की डेथ होने के बाद अब विक्टर अपने आप को संभाल नहीं पाता। फिर वो रिवेंज लेने के लिए निकलता है, बदला लेने के लिए मॉन्स्टर से। और उसने उसको ट्रैक करा होता है कि उसके अंदर एक चिप विप लगा रखी होती है इस टाइप की, और वो उसे ट्रैक करता हुआ आर्कटिक में आया होता है। ठीक है, तो आर्कटिक वाला सीन दिखा रखा है, और वहाँ पे आइस जो है वो टूट जाती है, बर्फ़ टूटती है और उसके अंदर वो दब जाता है। तब जो स्टार्टिंग में हमारे पास वॉल्टन है जो कि अपनी सिस्टर को लेटर लिख रहा है मार्गरेट को, उसकी टीम जो आती है वो उसे रेस्क्यू करती है। ही टेल्स हर अबाउट हिज फेलियर टू रीच द नॉर्थ पोल। वो बताता है नॉर्थ पोल तो नहीं पहुंचा मैं। कौन? वॉल्टन। वॉल्टन स्टार्टिंग में मैंने बोला था नॉर्थ पोल के लिए जा रहा है वो, और वो फिर बीच में रुक जाता है क्योंकि उसे विक्टर फ्रैंकनस्टीन मिलता है वहाँ, और वो उससे कहानी सुन के अपनी बहन को लिख रहा है और रीडर उसके थ्रू ये सब कुछ पढ़ रहा है। पर वो कहता है कि हमने किसी विक्टर को तो बचा लिया, हु डाइड सून आफ्टर हिज रेस्क्यू। पर रेस्क्यू भी एक तरह से पूरा सही नहीं हो पाता क्योंकि विक्टर ये कहानी सुना के उसकी भी डेथ हो जाती है। तो वॉल्टन फाइनल्स लेटर डिस्क्राइब द डिस्कवरी ऑफ द मॉन्स्टर ग्रेविंग द विक्टर्स ओवर द विक्टर्स कॉर्प्स। पर फाइनल लेटर में ये दिखाया गया है कि किस तरह से विक्टर की डेड बॉडी के आसपास जो है मॉन्स्टर घूमता है, फिर वहीं आके रोने लग जाता है वो। And the monster of having no remorse. He accuses that the monster of having no remorse, but the monster says that it suffered more than anyone. With the victor's dead, the monster has its revenge and plans to end his own life. तो देखो जो सिंपल है वो उसके हिसाब से, यानी वोल्टन के हिसाब से कि मॉन्स्टर के अंदर वो शर्म नहीं होती, पर मॉन्स्टर के हिसाब से उसे लगता है कि अब वो सब कुछ ख़त्म हो गया, और जब क्रिएटर ही नहीं रहा तो क्रिएशन का फ़ायदा क्या। तो वो भी अपनी लाइफ को एंड करने के लिए निकल पड़ता है कि अब वो भी नहीं रहेगा क्योंकि अब उसका मालिक भी नहीं रहा। एक ऐसे ही सेम एक बोल्ड क्वेश्चन पे आके ये पूरी जो है हमारे पास कहानी ख़त्म होती है, जहाँ पे फिलोसफिकल ग्राउंड को एक साइड रखा गया है। एक तरफ बिल्कुल सही तरह से पैरेलल मूव हो रही है, और दूसरी तरफ से हमारे पास एक और सेम कंसेप्ट रखा गया है जहाँ पे द क्रिएटर जिसने बनाया, और साइंस के एक बिल्कुल आउटस्टैंडिंग वे में, जिस तरह से फिलॉसफी और साइंस, अब सिंपल अगर वे में अगर बोलूँ मैं तो फिलॉसफी और साइंस दोनों को आमने सामने रखा गया, फिर उन्हें इंट्रिकेट किया गया, बहुत परफेक्टली ब्लेंड करके इस प्लॉट को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। तो यहाँ पे ये कहानी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बाकी इसके क्वेश्चंस को एक बार हम देखते हैं। यहाँ से आपको आंसर राइटिंग के मटेरियल में लिंक लेना। तो मैरी शेले का वर्क द फ्रैंकनस्टीन और जो मॉडर्न प्रोमीथियस, फ्रैंकनस्टीन मैंने बोला विक्टर फ्रैंकनस्टीन से फ्रैंकनस्टीन लिया गया है। और मॉडर्न प्रोमीथियस क्यों कहते हैं? देखो प्रोमीथियस जो है एक ग्रीक कैरेक्टर है, एक एंशियंट ग्रीक कैरेक्टर, जिससे बोला गया था जो स्वर्ग में जो प्रोमीथियस था यानी भगवान के साथ वो स्वर्ग में था, और इसने जो है स्वर्ग से एक चीज़ को चुराया और इंसानों को दे दिया, और वो क्या चीज़ थी? फायर। इसने आग के बारे में हमें बता दिया। और ये वैसे भी आपको लगता होगा हम में और जानवरों में कुछ फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम वैसे ही है। बस जो चीज़ हमें जानवरों से अलग बनाती है वो सिर्फ फायर है ना। सभी जानवर इस चीज़ से डरते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, वो इंसान है। तो फायर जैसे कंसेप्ट को प्रोमीथियस ने हमें दिया, जिससे कि बाकी जो गॉड यानी ऑलमाइटी वो जो है इससे काफ़ी रेज में आ गए, गुस्से में आ गए, और उन्होंने प्रोमीथियस को क्या कहा? सजा दी, और प्रोमीथियस को एक बड़े से पहाड़ पे बांध दिया गया और छोड़ दिया गया चील, ताकि चील वल्चर जो है उसे खाए। ऐसा माना जाता है कि आज भी प्रोमीथियस उसी में बंधा हुआ है और उसे चील और वो जो गिद्ध खा रहे हैं। पर इसको क्यों बोला गया कि देखो फ्रैंकनस्टीन आपको लग नहीं रहा कि एक मॉडर्न प्रोमीथियस है? जैसे प्रोमीथियस ने फायर का कंसेप्ट ह्यूमन को दिया, ऐसे फ्रैंकनस्टीन ने एक
एक जो एक एनर्जी और एक जो नई लाइफ वो किसको दी, मॉन्स्टर को दी। उसने एक नई क्रिएशन बनाई, जैसे कि फायर जैसे कंसेप्ट को देखे ह्यूमन को बहुत ऊपर पहुंचा दिया, इसी तरह से लाइफ जैसे फैक्टर जो है, कुछ मास के गुच्छे को लाइफ जैसा फैक्टर देके एक न्यू जनरेशन, एक न्यू जनरेशन नहीं कर सकता मैं, एक पैरेलल वे से एक न्यू लाइफ जैसे कंसेप्ट को, मॉन्स्टर जैसी प्रजाति को आगे लेके आए वो। तो प्रोमीथियस ने जो काम किया था, ह्यूमन को फायर का कंसेप्ट दिया था, ऐसे फ्रैंकनस्टीन ने जो है एक लाइफ जैसे फैक्टर एक मॉन्स्टर को दिया। इसीलिए फ्रैंकनस्टीन को मॉडर्न प्रोमीथियस कहते हैं। और पीबी शैले ने इसे प्रोमीथियस अनबाउंड भी कहा है। यानी प्रोमीथियस जो है वो अनबाउंड, यानी उसने जिस तरह की चीज़ों को बनाया प्रोमीथियस ने, अनबाउंड का मतलब प्रोमीथियस को कहीं ना कहीं जो है अब वो चेन से खोल देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उसे बांधा गया उसको हिम्मत करनी चाहिए। इसी तरह से कहानी में भी फ्रैंकनस्टीन को दिखाया गया है, जो विक्टर फ्रैंकनस्टीन है उसे प्रोमीथियस अनबाउंड बोला गया। कहीं ना कहीं उसे भी इन सब चीज़ों से वो सही टाइम पे निकल गया बाहर, क्योंकि जब आपने कहानी देखा होगा उस बीच में उसने अपने आप को अनबाउंड जैसे कंसेप्ट पे रखा, जब उसे लग रहा था कि जो फीमेल मॉन्स्टर है मुझे नहीं बनाना चाहिए, एक पर वो बनाने जा रहा था, अगर वो फीमेल मॉन्स्टर बना देता तो हम उसे कहते हैं यस दैट इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोमेथियस, मॉडर्न प्रोमेथियस, परफेक्ट एग्जांपल। पर नहीं, उसने फीमेल मॉन्स्टर को नहीं बनाया। यहाँ पे जो है हल्का सा क्लिंच ये बताती है हमें कि ठीक है प्रोमीथियस अनबाउंड है। ठीक है, प्रोमीथियस अनबाउंड का मतलब यहाँ पे जो विक्टर फ्रैंकनस्टीन है उसने अपने आप को अनबाउंड कर लिया, जबकि जो मैरी शेले है, मैरी शेले के हिसाब से फ्रैंकनस्टीन एज अ मॉडर्न प्रोमीथियस, ये मॉडर्न प्रोमीथियस ही है, प्रोमीथियस ने अनबाउंड नहीं करा। और जबकि पीबी शैले के हिसाब से प्रोमीथियस अनबाउंड, कि हाँ एक वर्क लिखा था उसमें लिखा था कि प्रोमीथियस अनबाउंड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको फैक्ट याद रखना, बाकी स्लाइड को रोक लेना आप, और जो जो इम्पोर्टेंट आपको लगे उसमें से सिंपल उसको आप नोट कर लेना अलग से। ये बाकी अगर आपको इससे रिगार्डिंग पीडीएफ वगैरह चाहिए तो देखो मेल आईडी मुझे भेजो, कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा इसके एंड में, तो आप मेल भी कर दो, मेल आईडी भी मिल जाएगी मेरी, या मेल भी कर दो तो मैं आपको वहाँ पे अवेलेबल करवा दूँगा ये पीडीएफ। देखिए ये राइटिंग ऐसी है कि मैं इसको लिमिट में नहीं ला सकता, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइटिंग है। तो जैसे फैमिली, सोसाइटी, आइसोलेशन, जिस तरह का क्वेश्चन आएगा आपको उसी तरह से हिट करना है। तो in its preface, the Frankenstein claims to be the novel that gives a flattering depiction of the domestic affection. इसमें फैमिली, familial issue भी दिखाया था, novel full of the murder, tragedy, despair, ये सब इसके सेंट्रल थीम है। और when the victor becomes the lost in his study, he removes himself from the human society से हट गया वो और कुछ अलग की दुनिया में आ गया। ये आपको बिल्कुल कनेक्ट करेगा एक और राइटिंग से। उस राइटिंग का नाम आप गेस कर सकते हो, या फिर मैं ये आपको वो राइटिंग बता दूँ। ये जो नॉलेज का क्वेस्ट था बिल्कुल ये उसी नॉवेल से मैच कर रहा है, अगर आपने पढ़ा हो डॉक्टर फॉस्टर्स बाय क्रिस्टोफर मार्लो। डॉक्टर फॉस्टर जो कैरेक्टर है उसमें भी यही दिखाया था, क्वेस्ट ऑफ द नॉलेज, यानी नॉलेज की भूख, वो इसमें भी देखने को मिलता है। एंड में सोसाइटी को किस तरह से एक पैरेलल सोसाइटी का क्रिएशन मिल रहा था, और जो लास्ट में इतनी ज़्यादा ट्रेजेडी देखी गई, और वेंजिनेंस जैसा फैक्टर, बदला, बदला भी एक सेंट्रल थीम है, जिसकी वजह से आइसोलेशन दोनों तरफ देखने को मिलता है। यानी जो हमारा कैरेक्टर है विक्टर, उस तरफ भी देखने को मिलता है विक्टर फ्रैंकनस्टीन, और दूसरी तरफ मॉन्स्टर, मॉन्स्टर का भी आइसोलेशन एंड पे देखा गया कि वो भी नहीं खुश था कि जब क्रिएटर चला गया तो क्रिएशन में कुछ बात नहीं रही। जैसे ये जो है इस तरह का जो क्रिएशन फॉर्म हुआ, एम्बिशन, महत्वाकांक्षी, यानी अगर आपके अंदर वो है कि आपको नहीं कुछ करना है तो आप एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, और ये जो नेचुरल एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इस तरह से जो है वो क्रिएशन नहीं करना चाहिए, इस तरह से चीज़ें नहीं बनानी चाहिए। क्योंकि मॉन्स्टर के जितने भी बोर्ड क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन को हमने देखा, वो सारे वही क्वेश्चन थे कि उसको क्यों डिज़ाइन किया गया, और क्यों ऐसी दुनिया सिर्फ उसको ऑब्जेक्टिफाई करती है, उसका सब्जेक्टिव एसेंस क्यों नहीं देखा जाता। और और वो जो दुनिया थी उस दुनिया में वो कहीं ना कहीं जो है वो मिक्स नहीं हो पा रहा था, उसको भी अपने तरह का एक वैसे ही टाइप का चाहिए था। इसीलिए वो अपने क्रिएटर के पास जाता है और डिमांड करता है, जिस तरह आप सबका भी एक पूरा कनेक्शन, एक सोसाइटी है, इस तरह से मुझे भी एक सोसाइटी चाहिए, जो कि एक जस्टिफिकेबल क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि मॉन्स्टर गलत था, पर तुमने उस मॉन्स्टर को डिज़ाइन जैसा किया है वैसे ही तो वो सोचेगा, और उसको भी एक पैरेलल सोसाइटी चाहिए अगर उसे भी सस्टेन होना है तो। और फैलिबिलिटी देखा गया किस तरह से कई जगह ये सीन एकदम से डंप हो रहा है, बाकी आप नॉर्मल देख लो, ये तो नॉर्मल नॉर्मल सी बातें हैं।
बाकी रोमांटिसिज्म एंड नेचर नेचर का कंसेप्ट दिखाया गया है, जहाँ पे वो भाई की डेथ की वजह बाद जो मूव कर रहा है वो हर जगह विक्टर फ्रैंकनस्टीन, ताकि वो नेचर में अपने आप को कहीं ना कहीं डिसॉल्व कर दे। इस तरह से वो बाकी जो टेंशन है उससे बाहर आ जाएगा। पर एट द एंड हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो क्योंकि मैरी शेले है, तो मैरी शेले उस रोमांटिक एज की भी राइटर है, परफेक्ट राइटर। रोमांटिक एज पैरेलल वे में मूव कर रहा था इस समय, तो रोमांटिक एसेंस को डालना वैसे भी बन जाता है, क्योंकि जो राइटर है वो आपको पता है इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट टाइम और द पीरियड। तो ये चीज़ आनी ही थी, तो अपने आप को कहीं ना कहीं वो वर्ड्सवर्थियन एजेंडा देखने को मिलता है कि वो विलियम वर्ड्सवर्थ की तरह के नेचर में अपने आप को पूरा घोल दो और इस तरह से आप टेंशन से बाहर आ सकते हो। पर फिर वहाँ से कहानी दोबारा से बिल्कुल हमें लग रहा था क्लाइमेक्स व्हील पॉइंट ऑफ व्यू पे जा रहा है, नहीं, पर एंटी क्लाइमेक्स से हिट करते हुए कहानी में दोबारा से एक्शन एजेंडा ऊपर उठ गया। भाई यहाँ पे स्लाइड बेंच का कंसेप्ट बिल्कुल 1 to 1 और टक्कर पे है। और यहाँ पे द प्रेजुडाइज, प्रेजुडाइज का मतलब पता आपको, वजह नहीं पता, दैट इज कॉल्ड द प्रेजुडाइज। यहाँ पे मैं दिखा गया फ्रैंकनस्टीन एक्सप्लोर्स वन ऑफ द मैनकाइंड्स मोस्ट persistent and destructive flaws, the prejudice. Nearly every human character in the novel assume that the monster must be the dangerous. सबको यही लगता था, उसको बाहर देख के सबने एक हेट फैक्टर डाल दिया, जो कि बाहर से अच्छा नहीं दिखता वो अंदर भी अच्छा नहीं होगा। ये अपने आप ही एक तरह की सोच है जो कि आज भी चलती है, कि बाहर से जो अगर बारबरिक है, बाहर से अगर कपड़े जिसको पहनने सही नहीं आते, जिसका लुक अजीब सा है, तो वो भी जो है वो सोफिस्टिकेटेड नहीं है, वो समाज में रहने लायक नहीं है, वो कुछ कर नहीं पाएगा, वो बर्बाद कर देगा, या फिर वो हमें हमारे लिए कुछ खतरा पैदा कर सकता है। तो ये प्रेजराइज जैसे फैक्टर को दिखाया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा अच्छे से देख लेना। लॉस्ट इनोसेंस वाला फैक्टर चाहे वो विक्टर हो, चाहे वो मॉन्स्टर हो, चाहे वो विलियम हो, चाहे वो एलिजाबेथ हो, इस स्लाइड को रोको और देख लेना। वैसे कोई ऐसा क्वेश्चन आते नहीं है यार, वैसे ही है, बस एक बार देख लेना 2-3 पॉइंट, अगर आप ऐड करके आ सको पेपर में तो बस वो है, थोड़ा आंसर लेंदी हो जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत प्यारी प्यारी लाइन मिल जाएगी, देखो, इन फ्रैंकेनस्टीन वी फाइंड दी सेवरल डाइकोटॉमीज लाइक द कल्चर एंड द नेचर। इन दोनों को, डाइकोटॉमी का मतलब दो अपोजिट व्यू, उनको रखा गया, जैसे कि कल्चर एंड द नेचर इसको रखा गया, सेल्फ एंड अदर का कंसेप्ट रखा गया, ईगो एंड आईडी का कंसेप्ट रखा गया, मेल एंड द फीमेल का कंसेप्ट रखा गया। इतने अलग अलग फैक्टर को इसमें दिखाया गया है। एज ए साइंस इन द एलिमेंट ऑफ द कल्चर, विक्टर इज एसोसिएटेड विद द कल्चर, तो विक्टर को यहाँ कल्चर के थ्रू प्रेजेंट किया गया है। द डार्कर साइड ऑफ द कल्चर, द साइंटिफिक मिसयूम द फैंटेसी, ऑन द अदर हैंड द क्रिएचर इज एसोसिएटेड विद द नेचर। तो क्रिएचर जो है वो नेचर के साथ कनेक्ट करके है, विक्टर को जो है कल्चर के साथ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि विक्टर जो है वो कल्चर को प्रेजेंट कर रहा है, और जो जो क्रीचर है जिसको बनाया गया है वो नेचर को प्रेजेंट कर रही है। अगर नेचर को वैसे भी कोई अगर छेड़ता है, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करता है, तो उसका एक जो रिजल्ट आता है वो हम सबको पता है, नेगेटिव ज़्यादा होगा, पॉजिटिव समवट होगा, हल्का फुल्का होगा। तो स्लाइड को रोको और सारे डाइकोट। अब कुछ क्वेश्चन, व्हाई डज द फ्रैंकेनस्टीन क्रिएट द मॉन्स्टर, उससे मॉन्स्टर बनाया क्यों? देखो, फ्रैंकेनस्टीन को ऐसा लगता था मॉन्स्टर बना के दैट ही कैन डिस्कवर द सीक्रेट ऑफ द लाइफ इन द डेथ। वो लाइफ एंड डेथ जैसे फिलोसफिकल कंसेप्ट को ग्लीम आउट कर देगा, वो उस तरह की चीज़ का सोल्यूशन ढूंढ लेगा, पर इसका बिल्कुल होता उल्टा है। ही इज़ मोटिवेटेड टू अटेम्प्ट थिंग्स ऑफ बाई एम्बिशन, वो इसके लिए महत्वाकांक्षी था, उसको लग रहा था द क्वेस्ट ऑफ द नॉलेज, उसकी इस तरह की नॉलेज की भूख जो है जिसने एक्सपेरिमेंट को जन्म दिया। इस तरह से वो जो उन सारे फैक्ट को समझ सकता है, वो जो कि भगवान के द्वारा बनाई जा रही चीज़ है, उन सब चीज़ों को वो यहाँ पे धरती पे रह के उन सबको समझ जाएगा। पर ऐसी चीज़ आपको पता होगी कि यही बात अलेक्जेंडर पोप ने ऐसे ऑन मैन में भी लिखा है, नो देन thyself resume not to scan proper study of mankind is man, कि हम इंसानों को बस यही है कि हम इंसान को आपस में समझ जाए, वही बहुत बड़ी बात है, कि हमें इतनी नहीं होनी चाहिए कि हम भगवान को स्कैन करने के लिए निकलें। तो ऐसे ऐसे कंसेप्ट, फिलोसफिकल कंसेप्ट, और हमें द एज ऑफ रीज़न, द एज ऑफ सटायर, वैसे जैसे फेमस जो राइटर है पोप जो हो गया, ड्राइडन हो गए, इन सब के जो कंसेप्ट है उनको भी यहाँ पे फुल फ्लेज्ड रूप में देखने को मिलता है। व्हाई डज द मॉन्स्टर वांट टू रिवेंज, इट्स सिंपल क्वेश्चन, और उसका आंसर आप सबको वैसे ही पता होगा। हाउ डज द मॉन्स्टर लर्न टू स्पीक एंड राइट, देखो मॉन्स्टर ने किस तरह से, ये अच्छा क्वेश्चन आके नहीं लिख सकते, देखो जो उसमें है वही सब लिखना पड़ेगा। द मॉन्स्टर लर्न टू स्पीक बाय स्पाइंग बाय द डिलेसी फैमिली, फैमिली को देख के, वो जो फैमिली का नाम है डिलेसी फैमिली है, उनको देख के उस देखता रहता था वो कर क्या रहे हैं। वहाँ कॉटेज के आसपास रहता था वो,
एंड ही लर्न्स टू स्पीक बाय द लिसनिंग द डिलीसेस, वो जो जो बुक फैमिली बोलती थी उन सबको उसने डिकोड करा। ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द मशीन लर्निंग, इसी को मशीन लर्निंग कहते हैं। द मॉन्स्टर लर्न टू रीड व्हेन ही फाइंड दैट द बुक्स अबैंडन ऑन द ग्राउंड। कौन कौन से बुक पढ़ी, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप यूजीसी नेट का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ऑल्सो फॉर द आंसर राइटिंग, इस तरह के क्वेश्चन शॉर्ट उसमें आते हैं और नंबर ले जाते हैं। तो पैराडाइज लॉस्ट बाय द मिल्टन, प्लूटार्क लाइफ एंड द सॉरो ऑफ द वेरन, ठीक है, ये सारे जो है बुक्स, इन तीनों को रट लेना। दिस बुक पॉइंट्स द मेजर थीम्स ऑफ द नॉवल। द प्लूटार्क्स लाइफ इज अबाउट द ग्रेट मैन ऑफ द हिस्ट्री, ये ग्रेट मैन के बारे में बताती है। द सॉरो ऑफ द वर्टर is a novel about the alienation of the young man which underlines the alienation of the both the monster and the Frankenstein। इसमें alienation दिखा रखा है कि young man जो है वो किस तरह से दुनिया से दूर हो जाता है, एलिनेट हो जाता है, जो कि हमें इसमें देखने को मिलता है दोनों साइड। विक्टर फ्रैंकेनस्टीन एज ए सेंट्रल कैरेक्टर उसमें भी और मॉन्स्टर में भी। और जो मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, अगेन एडम एंड ईव की स्टोरी, सैटर्न के परफेक्ट डायलॉग जो कि इसमें है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उससे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। और ये नेक्स्ट, क्यों डिस्ट्रॉय करता है, सिंपल क्वेश्चन, आंसर आपको पता ही होगा। वाई इज द वॉल्टन ट्राइंग टू रीच द नॉर्थ पोल। रॉबर्ट वॉल्टन इज वेल टू एक्सप्लोर द इंग्लैंड, वो इंग्लैंड को एक्सप्लोर करना चाहता था। लाइक विक्टर फ्रैंकेनस्टीन, ही हैज अ ग्रेट एम्बिशन टू बी द पायनियर इन द फील्ड ऑफ द साइंस, के फील्ड में वो भी, जैसे कि विक्टर फ्रैंकेनस्टीन कैरेक्टर है, इसी तरह का हमारा जो फर्स्ट कैरेक्टर था रॉबर्ट वॉल्टन, वो भी पूरे उसको एक्सप्लोर करना चाहता था, नॉर्थ पोल को, फिर नॉर्थ जो है नॉर्दर्न पैसेज टू पैसिफिक, ये पता करना चाहता था। और उसके बाद एंड में उसे लगता है कि द कंट्री इज एन इटर्नल लाइट। एट द एंड ऑफ द नॉवल द वॉल्टन ओवरवेलमिंग ऑप्टिमिज्म pursued to push the boundaries of the science begin to appear somewhat naive and even the dangerous। एंड में उसे पता चल जाता है कि जिस चीज़ को वो एक्सप्लोर करने निकला है, अगर वो एक्सप्लोर ना करे तो बेहतर है, क्योंकि इसी तरह से वो जो कैरेक्टर जो जो कि उसके आगे जिसकी डेथ हुई है, यानी विक्टर फ्रैंकेनस्टीन, वो भी इसी तरह से एक्सप्लोर करने लगा। और एक्सप्लोरेशन से क्वेस्ट आता है, फिर क्वेस्ट से एक्सपेरिमेंट आता है, फिर एक्सपेरिमेंट से आप नेचर के अगेंस्ट मूव करते हैं, फिर वो अगेंस्ट मूव करता है हमारे, इस तरह से बहुत कुछ उल्टा सीधा हो सकता है, तो वो अपनी जर्नी वहीं एंड कर देता है। तो अच्छा क्वेश्चन था नहीं, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। व्हाई डज द फ्रैंकेनस्टीन रन अवे फ्रॉम हिज मॉन्स्टर, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, आंसर पढ़ लेना, समझ आ जाएगा आपको। व्हाई डज द फ्रैंकेनस्टीन रिमेन द क्वाइट ड्यूरिंग द जस्टिन ट्रायल। तो फ्रैंकेनस्टीन को पता था कि मॉन्स्टर ने मारा, और जो मॉन्स्टर को बनाने वाला कौन है, वो खुद, तो वो खुद ही गिल्ट फैक्टर से भरा हुआ था, तो अब वो क्या बोलता। वाई डज द फ्रैंकेनस्टीन फर्स्ट एग्री टू मेक द मॉन्स्टर कंपेनियन, पहले वो क्या चाहता था, वो एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन, सस्टेन सोसाइटी, ये मैं बता चुका हूँ, इसीलिए उसने पहले सोचा, पर एंड में वो समझ चुका था कि अगर इस तरह से कहें तो एक पैरेलल वर्ल्ड का क्रिएशन हो सकता है जो कि ह्यूमन के ऊपर भारी हो जाएगा, और एक न्यू वर्ल्ड का यहाँ से जन्म हो सकता है। ये आगे का देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द फ्रैंकेनस्टीन लीव्स द एलिजाबेथ अलोन ऑन देयर वेडिंग नाइट। वो वेडिंग नाइट पे अकेला क्यों छोड़ दिया। देखो फ्रैंकेनस्टीन सीधा क्या चाहता था, टू प्रोटेक्ट द एलिजाबेथ, और उसे पता था दैट आई शैल बी विद यू ऑन योर वेडिंग नाइट। उसे पता था कि मॉन्स्टर पक्का आएगा, और मॉन्स्टर आया, मॉन्स्टर ने अटैक भी किया और फाइनली मार भी दिया। डज द मॉन्स्टर डाई। एट द एंड ऑफ द नॉवल द मॉन्स्टर टेल्स द वॉल्टन दैट ही प्लान्स टू किल हिमसेल्फ। एट द एंड में बताया गया, लूज एंडिंग रखी गई है, बाकी इसके कर्सर को और इसके पॉइंटर को रीडर की तरफ मूव कर दिया गया है, जहाँ पे रीडर को एक डीप सोच, यानी एक डीप, जिसे हम कहते हैं थिंकिंग, जिसे हम पॉन्डर कहते हैं, उस पर डाल दिया गया है कि खुद एक तरह से आप फॉर्मुलेट करो सोशल और सोफिस्टिकेशन और ये जो सोसाइटी है, इसके इंटर कनेक्टिविटी, इंटर कॉम्प्लेक्सिटीज़, और इन सब चीज़ों को आप समझते हुए ये खुद बताना है हमें कि क्या मॉन्स्टर के साथ एंड में हुआ क्या होगा, जब क्रिएटर और द क्रिएशन का जो इम्पैक्ट है और जो प्रोमीथियस जैसे कंसेप्ट है, वो क्या एंड में जस्टिफाई होते हैं कि नहीं होते। ठीक है, बाकी जिस भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगे तो नीचे कमेंट जरूर कर देना, मैं उसके आंसर ले आऊँगा। Does the Frankenstein learn from his mistake in creating the monster? क्या उसे see and regret that he will die before the destroying the monster and revealing that he understand that the creating the monster was a mistake. However, it is unclear that the Frankenstein merely regret making the monster if it is truly पढ़ लेना है, नॉर्मल सी बात है। इसमें तुम अपना खुद का एक सब्जेक्टिव एसेंस रख सकते हो, एक सब्जेक्टिव पॉइंट रख सकते हो, जरूरी नहीं है जो इसमें है वो ही एक रियलिटी है और वो ही एक ट्रूथ फैक्टर है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि लिटरेचर है तो अपना पॉइंट आप रखो, पर उसके पीछे रीज़न जो है वो स्टोरी से कनेक्टेड होना चाहिए और जस्टिफिकेबल होना चाहिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द लिटरेचर। राइटिंग, उसमें वुमेन का क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट, सोचो कि फीमेल की कंडीशन कैसी है।
ठीक है, तो फीमेल को सब्जुगेट दिखाया गया, फीमेल की कंडीशन उतनी लिबरल नहीं दिखाई गई, क्योंकि अगर हम नॉर्मल पे आते हैं कि हमें दिखाया जैसे जस्टिन, इसकी भी डेथ हो जाती है, एलिजाबेथ इसकी भी डेथ हो जाती है, इतना पावरफुल जो है एक साउंडिंग एटीट्यूड और साउंडिंग कैरेक्टर नहीं दे रखा, तो साउंड कैरेक्टर फीमेल यहाँ नहीं प्ले करे। यहाँ तक कि फीमेल मॉन्स्टर को भी क्रिएट करने से पहले ही जो है उसके चीथड़े उड़ा दिए गए और उससे डंप कर दिया गया। तो अगर हम देखें कि हाँ मेल सेंट्रिक राइटिंग है, बिल्कुल पेट्रियार्कल टेस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, मेल डोमिनेटिंग जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे है, पेट्रियार्कल कंसेप्ट यहाँ पे 100% वर्क कर रहा है। तो आपको ये बताना है कि बताना क्या, सिंपल समझना है कि जो मैरी शेले ने जो लिखा यहाँ पे वो एक तरह का हिंट भी हो सकता है, क्योंकि और जो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म है उसमें कहीं ना कहीं हिंट दिया मैरी शेले ने, जिस वजह से कहीं ना कहीं वर्जीनिया वुल्फ ने अपनी राइटिंग रूम ऑफ वन सॉन में मैरी शेले की काफ़ी तारीफ़ की थी कि सच में इस तरह के जो राइटर हैं उन्होंने इंडिकेट तो किया कम से कम कि फीमेल की कंडीशन कैसी है। बाकी तो जिस तरह से आपको देखना है वर्क आप उस तरफ से इसे मूव करवा सकते हो, पर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द वुमेन, हाँ वुमेन सब्जुगेशन यहाँ पे देखा गया है जो कि बिल्कुल क्लैरिटी मेंटेन कर रही है इस राइटिंग में। नेक्स्ट स्लाइड उठा सकते हो, मटेरियलिज्म उस पॉइंट पे टच नहीं होता, पर हाँ राइटिंग में ड्यूअलिस्टिक पॉइंट रखा गया है। दोनों साइड से राइटिंग टू मच जो है हम देख सकते हैं, दोनों साइड से अगर रीडर अगर पढ़ने की कोशिश करे, अगर वो एक तरफ अगर वो थोड़ा सा बायस्ड हो जाए हमारे विक्टर फ्रैंकेनस्टीन की तरफ से, तो उसे मॉन्स्टर एक तरफ लगेगा कि ये सच में विलन है, पर अगर आप मॉन्स्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आओगे तो विक्टर फ्रैंकेनस्टीन आपको विलन लगेगा। सच ए डुअलिस्टिक टेस्ट को मेंटेन करते हुए राइटिंग को बहुत ही सही वे में प्रेजेंट किया है। तो कौन इसमें विलन है वो आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते, विक्टर फ्रैंकेनस्टीन भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितना कि मॉन्स्टर। वो ये यहाँ पे देखो अपनी चीज़ को इन्होंने बता रखा है कि किस दी एंड हमें देखने को मिलता है कि जो क्रिएटर और क्रिएशन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही मजबूत होता है। जब क्रिएटर नहीं रहा तो क्रिएशन अपने आप ही सर्वाइव नहीं कर सकती। तो ये जो क्रिएटर और क्रिएशन का जो हमें बता रखा है कि जो बनाने वाला है और जो बन के चीज़ क्रीचर आई है, तो क्रीचर और द क्रिएटर वो दोनों एक ही चीज़ है। तो जो भी चीज़ जो बनाएगा वो चीज़ जो है उसके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकती। तो ये एंड में देखने को मिलता है कि जो मॉन्स्टर है वो भी उसकी जो लास्ट लाइन है, आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा उसमें, तो लास्ट लाइन में सिंपल वो क्या कहता है कि अब मैं भी अपने आप को ख़त्म कर दूंगा, अब मैं भी नहीं जिंदा रहूँगा, क्योंकि जब मेरा क्रिएटर ही जिंदा नहीं रहा तो अब मेरे को जिंदा रहने की मेरी मेरी वजह क्या है, तो मैं भी नहीं जिंदा रह सकता। तो इस तरह का जो थीम रखा गया है, डुअलिस्टिक एटीट्यूड रखा गया है, और एक तरह से डुअलिज्म कंसेप्ट पे जो राइटिंग है, और ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम यही है फिलॉसफी की, कि फिलॉसफी एक ऐसी चीज़ है कि दोनों साइड्स की फिलॉसफी जो है अगर आप एक तरफ से मूव करेंगे तो उस तरफ से भी जो अगर आप देखोगे तो वहाँ से भी आप अपने कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से रख सकते हो, दूसरी तरफ से भी देखोगे तो वहाँ से भी रख सकते हो। और जो लाइफ और डेथ जैसे कंसेप्ट जो है जो फिलॉसफी में बहुत अच्छी तरह से ग्लिम आउट किए गए, वो यहाँ पे दोनों साइड से देखने को मिलता है। विक्टर फ्रैंकेनस्टीन की तरफ से जो कि लाइफ जैसे कंसेप्ट को दिखा रहे थे, और वही मॉन्स्टर की कंसेप्ट से जो कि डेथ जैसे चीज़ को ग्लोरीफाई कर रहे थे। ये वही डुअलिज्म, इस स्लाइड अच्छे से देख लो। बाकी जो पॉइंट्स हैं आपको जो लाइन अगर परफेक्ट लग रही है उसे उठाओ और उस लाइन को आप अपने आंसर राइटिंग में ऐड कर सकते हो। ये कुछ सजेस्टेड क्वेश्चन है जो कि काफ़ी पेपर में पूछे गए हैं, आप इसको एक बार देख के रोक के अच्छे से इन सारे क्वेश्चन को देख लेना और आंसर लिखने की कोशिश करना। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो दोबारा से मुझे आप मैसेज भी कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, और साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी डाल सकते हो और नीचे कमेंट बॉक्स पे भी डालो। एक दो क्वेश्चन को इसमें करके देखना। देखो वुमेन का क्वेश्चन अच्छा है कम, और जो इसमें क्रिएटर क्रीचर क्रिएशन इन सब का कंसेप्ट अच्छा है, ठीक है। तो ये सब कुछ खुद भी लिखने की कोशिश करो तो बहुत सिंपल लगेगा आपको ये फर्दर आगे क्वेश्चन है। तो 14 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को देखना और करने की कोशिश करना। और यहीं पे फ्रैंकेनस्टीन वर्क हो जाती है ख़त्म। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग। ये रहा ईमेल आईडी, आप ईमेल आईडी देख सकते हो, यहाँ पे मेल कर देना, मैं आपको यहाँ पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। फेसबुक आईडी पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो, अगेन टेलीग्राम पे फीडी और विंग्स डालो और वहाँ से भी कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख ही रहा होगा, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हो। और बीच में काफ़ी वीडियोस नहीं डाल पाया मैं, कुछ प्रॉब्लम थी, पर अब आपको कंटिन्यू कई सारी वीडियोस मिलने वाली है लगातार, ठीक है। तो इसी तरह से चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना जरूर और शेयर जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो ये क्रीम लेयर पे आ जाएगा ये पूरा चैनल मेरा, ठीक है। तो इसीलिए अगेन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऐसे ही देखते रहो।